हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त टीचर रविंद्र सिंह और आज का अपना जो लेक्चर है इसके अंदर हम देखने वाले हैं एरर एनालिसिस का टॉपिक। यूनिट एंड मेजरमेंट का अपना चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर के अंदर हम इससे पहले 2 और लेक्चर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने यूनिट्स का टॉपिक देखा था पूरा, और लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने डायमेंशन का टॉपिक देखा था। एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ समझा था। वो लेक्चर थोड़ा बड़ा भी था। अगर आपको देखना है तो अपने चैनल पर दोनों के दोनों लेक्चर अवेलेबल है, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन बाय रविंद्र सिंह। ये जो अपना लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, इसके अंदर हम एरर एनालिसिस स्टार्ट भी करने वाले हैं और इसी के अंदर हम फिनिश करने वाले हैं। करें स्टार्ट। ओके सर, सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं एरर और बाद में आपको समझाता हूं कि एरर क्या होता है। बताइए सर, एरर क्या होता है। एरर नाम सुनते ही आपको बेसिक आइडिया तो लग रहा होगा कि सर एरर मतलब होता है कोई मिस्टेक, कोई गड़बड़, कोई गलती, है ना। बिल्कुल सर। मान लो मेरे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी होती है कोई भी चीज। जैसे मान लो मैं एक लेंथ मेजर कर रहा हूं, मेरे पास मैंने एक सीधी लाइन खींची जो कि मान लो 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। या फिर मेरे पास कोई एप्पल है जो कि कितना है, 200 ग्राम का है, ठीक है। इन सब के पास, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास उनकी 2 वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू होती है? 2 वैल्यू होती है। एक वैल्यू होती है उसकी ट्रू वैल्यू कि एक्चुअल में वो कितने लेंथ की, अगर मैंने एक लाइन खींची है तो, या फिर मैंने कोई एप्पल लिया तो वो एक्चुअल में कितने ग्राम का है। एक तो होती है उसकी वो ट्रू वैल्यू यानी कि एक्चुअल वैल्यू। एक उसकी वैल्यू होती है जो हम मेजर करते हैं, जो हम मेजर करते हैं। मान लो मैं एप्पल की वैल्यू मेजर कर रहा हूं, या तो वो 200 ग्राम आ सकती है, या फिर हो सकता है मेजरमेंट के अंदर मेरे से कुछ ना कुछ गलती हो जाए और वो 195 ग्राम हमको मिले, या फिर 199 ग्राम हमको मिले, या फिर हो सकता है कुछ ना कुछ गलती की वजह से वो 201 ग्राम हमें मिल जाए, 201 ग्राम मिल जाए। या फिर मैं एक लेंथ मेजर कर रहा हूँ, मेरे को बोला गया कि एक्चुअल में ये जो मैंने एक लाइन खींची है ये 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन जब मैं स्केल लेकर इसको मेजर करने जाऊंगा तो हो सकता है ये मेरे को 5.1 सेंटीमीटर देखने को मिले, या फिर मेरे को ये 4.9 सेंटीमीटर देखने को मिले। तो वो जो वैल्यू होती है जो कि हम मेजर करते हैं, जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं मेजर करते टाइम, उसको क्या बोला जाता है? मेजर्ड वैल्यू बोला जाता है। तो हर एक क्वांटिटी की कितनी वैल्यू होती है? 2 वैल्यू। पहली होती है ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू, और दूसरी क्या होती है सर? मेजर्ड वैल्यू या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है। एक ट्रू वैल्यू और दूसरी कौन सी होती है? मेजर्ड वैल्यू। सर ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का, उसी को क्या बोला जाता है? एरर बोला जाता है। और ये बात आप समझ भी रहे होंगे कि एक्चुअल में जितने की होती है वो क्वांटिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। हमने कितने की मेजर करी वो क्या होती है? मेजर्ड वैल्यू। तो सर जितने की वो है और हमने जितनी मेजर की, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या मिस्टेक करी है, क्या गलती करी है, क्या एरर हमसे हुई है। आया समझ में? हाँ सर आया समझ में। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। लिखता हूं ये बात, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी की, is known as error। किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो अंतर होता है, जो डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? एरर बोलते हैं। यहां पर 2 टर्म अपने पास आई है, एक है ट्रू वैल्यू, एक होती है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू को और हम क्या बोल सकते हैं सर? ऑब्जर्व्ड बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। और इसके अलावा जो हमारे पास है ट्रू वैल्यू, इसको हम और क्या बोल सकते हैं सर? एक्चुअल वैल्यू बोल सकते हैं कि वो जो क्वांटिटी है वो एक्चुअल में कितने की है। तो आया समझ में क्या होता है एरर? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एरर। ठीक है सर, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो अंतर है वो क्या होता है? एरर। अब ये जो एरर है अपने पास, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और सर साथ में नेगेटिव भी हो सकती है। कब पॉजिटिव हो सकती है एरर, कब नेगेटिव हो सकती है एरर, ये मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने ट्रू वैल्यू ली कि मेरे पास मान लो एक एप्पल है जो कि 200 ग्राम का है, वो क्या है? उसकी ट्रू वैल्यू। जब मैं उसको मेजर करने जाऊंगा, हो सकता है वो 199 ग्राम भी हमको मिल जाए, हो सकता है वो 201 ग्राम भी हमको मिल जाए, या फिर 202 ग्राम भी मिल जाए। यानी कि जो ट्रू वैल्यू है उससे ज्यादा भी वैल्यू हो सकती है मेजर्ड, और उससे कम भी तो हो सकती है ना। थोड़ा कम भी हमको देखने को मिल सकता है जब हम मेजर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तब। अगर मेजर्ड वैल्यू कम होगी ट्रू वैल्यू से, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम आ रही है, तो वो जो एरर होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। और अगर जो मेजर्ड वैल्यू है, अगर मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से ज्यादा आ जाए, मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से अगर ज्यादा आ जाए, तो क्या होती है वो सर? पॉजिटिव एरर होती है। आया समझ में? बिल्कुल सर। तो ये बात मैं लिखता हूं, मेजर्ड इज ग्रेटर देन ट्रू। ठीक है। अगर मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से क्या आ जाए सर? ज्यादा आ जाए, इससे ज्यादा हो अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से, तो सर वो एरर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और सर अगर एरर नेगेटिव कब होगी? जब जो मेजर्ड वैल्यू है
वो कम होगी ट्रू वैल्यू से, मेजर्ड इज लेस देन ट्रू वैल्यू। अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू से ज्यादा आ गई तो एरर क्या होगी सर, पॉजिटिव। अगर मेजर्ड वैल्यू ट्रू से कम आ गई तो सर क्या हो जाएगी, एरर अपने पास नेगेटिव हो जाएगी, है ना। क्या सर एरर नहीं भी हो सकती है, कैसे सर, अगर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, दोनों ही बराबर हो, तो सर क्या कोई एरर होगी, नहीं सर नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। बट ऐसा प्रैक्टिकली बहुत कम या फिर मैं बोलूंगा नहीं देखा जाता है। हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करें, भले 0.0000001% आए, एरर आकर रहेगी। हर एक क्वांटिटी के अंदर थोड़ी ना थोड़ी मिस्टेक तो हमसे होकर रहेगी, हम किसी भी चीज को मेजर करें होकर रहेगी कुछ ना कुछ एरर। तो एरर एकदम जीरो होना तो पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं होता है, कुछ ना कुछ एरर होकर रहेगा। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और सर नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आ रही है ट्रू से तो एरर क्या है, पॉजिटिव। अगर मेजर्ड वैल्यू कम आ रही है किससे, ट्रू से, तो सर एरर क्या है, नेगेटिव है। कब पॉजिटिव कब नेगेटिव आया समझ में, बिल्कुल सर आ गया समझ में। अब क्या हम एरर को क्लासिफाई करें, कुछ पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करें, बिल्कुल सर करें। और ये जो अपने पास एरर है इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसके ऊपर नीट 2023 में इसी साल एक क्वेश्चन आया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने गलत कर दिया होगा, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने सही कर दिया होगा। जनरली क्लासरूम के अंदर एरर की थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है। तो अगर कोई टीचर बोले कि बच्चों मैंने बताया आपने सही कर दिया, मतलब वो सर गलत बोल रहे हैं, क्योंकि क्लासरूम के अंदर मोस्टली नहीं पढ़ाया जाता है, मोस्टली एरर की थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है। बट मेरी आदत है मैं सारा कुछ पढ़ाता हूँ, थ्योरी से लेकर न्यूमेरिकल से लेकर बेसिक थ्योरी, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं, सारे फॉर्मूला, हर एक चीज़ में पढ़ाने वाला हूँ। तो इस लेक्चर के अंदर भी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो हम कर रहे हैं एरर को क्लासिफाई, हम क्या कर रहे हैं सर, एरर को बांट रहे हैं, उसके हम हिस्से कर रहे हैं। अब तक क्या आपको एरर समझ में आया, एरर क्या होती है। एरर होती है सर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस। अगर ट्रू वैल्यू ज्यादा होगी मेजर्ड वैल्यू से तो सर एरर कैसा आएगा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, नेगेटिव। अगर सर मेजर्ड वैल्यू ज्यादा होगी तो सर तो एरर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव आया समझ में, क्या होता है एरर आया समझ में, बिल्कुल सर। हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर हम देख रहे हैं। मार्कर चेंज करता हूं मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर सर हम अभी देखने वाले हैं। हम एरर को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, हम एरर को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, या फिर दो पार्ट्स के अंदर हम क्लासिफाई करते हैं। किसको, एरर को, दो पार्ट्स के अंदर। एक होता है सर सिस्टमिक एरर, एक होता है सिस्टमिक एरर, और दूसरा क्या होता है सर, रैंडम एरर। दूसरा क्या होता है, रैंडम एरर, और एक क्या होता है, सिस्टमिक एरर। इस तरीके से आपको ये थ्योरी पढ़ा दूंगा कि अगर इस टॉपिक से, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर से, कि एरर कितने टाइप की होती है, इस पर बेस्ड कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ गया ना थ्योरी का, आप कर दोगे। जैसे नीट 23 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको कराऊंगा, ये पढ़ाने के तुरंत बाद कराऊंगा, तो ध्यान से देखना, आपको उसका आंसर देना है। अगर आपने उसका आंसर दे दिया मतलब आपको ये टॉपिक आता है अच्छे से। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। एक होता है सर सिस्टमिक एरर, सिस्टमिक एरर, एक हो गया सिस्टमिक एरर। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है रैंडम एरर। दूसरा क्या होता है, रैंडम एरर। एक हो गया सिस्टमिक एरर, दूसरा क्या हो गया, रैंडम एरर। सर सिस्टमिक एरर क्या होता है, सिस्टमिक एरर एक ऐसा एरर होता है, एक ऐसी गलती होती है, एक ऐसी मिस्टेक होती है जिसका हमको कोज पता होता है, उसका हमें रीजन पता होता है कि सर ये जो मेरे से एरर हुई है, इस एरर का रीजन क्या था, कि मैंने मेजर करते टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी थी, जो कि मेरे को पता है कि क्या हुई थी मेरे से गड़बड़ी। तो सर वो जो एरर होती है वो क्या होती है, सिस्टमिक एरर। लेकिन अगर कोई ऐसी एरर जिसका मुझे कारण पता ना हो कि ये एरर क्यों हुई है, तो ऐसी एरर को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर बोलते हैं। सो जो सिस्टमिक एरर होता है उसका हमें कोज या फिर रीजन नोन होता है, इसका हम रीजन जानते हैं कि ये गलती हमसे क्यों हुई है, ये एरर हमसे क्यों हुई है। और इसका जो सर कोज होता है वो क्या होता है सर, अननोन होता है। नोट्स के अंदर लिखो कि जो सिस्टमिक एरर होता है इसका हमें कोज पता होता है, नोन होता है, और जो रैंडम एरर होता है इसका हमें कोज सर अननोन होता है, हमको पता नहीं होता। ठीक है, सीधी बात, हमको पता नहीं होता। क्या सर इसको कंट्रोल किया जा सकता है सिस्टमिक एरर को, हमको कारण पता है ना कि ये एरर क्यों हो रही है, तो हम उस कारण को सही कर देंगे, हम उसको करेक्ट कर देंगे। तो क्या इस एरर को कंट्रोल किया जा सकता है, हाँ सर, अगर रीजन पता होगा तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वेरएज़ अगर हम रैंडम एरर की बात करें तो हमें जिस चीज का कारण ही नहीं पता, हम उसको सही कैसे करेंगे। थोड़ी बहुत हम कोशिश जरूर कर सकते हैं उसको सही करने की, लेकिन क्या हम उसको पूरी तरह से सही कर सकते हैं, नहीं सर, हम इसको पूरी तरह से सही नहीं कर सकते। तो आप इस तरफ लिखेंगे कैन बी कंट्रोल्ड, कैन बी कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड। कंप्लीटली भी लिख सकते हो, पूरी तरह से भी कंट्रोल किया जा सकता है। मोस्टली कर ही सकते हैं ना, थोड़ा बहुत हो सकता है एरर रह जाए, बाकी कर सकते हैं। बट इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, कैन नॉट बी, कांट बी कंट्रोल्ड कंप्लीटली।
मतलब इसके अंदर जो एरर हो रहा है ना, कौन सा, रैंडम एरर, इसको हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हम इस एरर को रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। रैंडम एरर को कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। बस अभी इतना याद रखो कि जो रैंडम एरर है इसका हमें कोज अननोन होता है, जिसकी वजह से हम इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसका कारण ही नहीं पता कि ये एरर हो क्यों रही है, इसको हम कैसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। वरना जो सिस्टमिक एरर है इसका हमको कारण पता है कि ये जो एरर है ये क्यों हो रही है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो सिस्टमिक एरर है इसके अंदर 3 टाइप की एरर आती है। एक होती है सर इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंट के अंदर अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ ना कुछ गलती हो रही है, अगर इन्वायरमेंट कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है तो हमें अलग अलग रीडिंग मिलेगी, तो वो जो एरर है वो क्या होती है सर, सिस्टमिक एरर के अंदर इन्वायरमेंटल एरर होती है। ये एक क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है सर इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट हमने लिया है मेजरमेंट करने के लिए, हम क्या करते हैं, अपने पास कोई भी क्वांटिटी दे रखी है, हमको बोला है कि ये सर इसकी ट्रू वैल्यू है, अब आप इसको मेजर करो। मेजर करके हम क्या करते हैं सर, मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं उसकी। तो हम जो मेजरमेंट करते हैं उसके लिए भी तो हमारे पास कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई ना कोई सामान होता है ना, जिसे हम मेजर करते हैं। बिल्कुल सर, मेजर करते हैं। जैसे अगर हमको कोई लेंथ मेजर करनी है, हम क्या करते हैं सर, स्केल लेते हैं। तो स्केल क्या एक इंस्ट्रूमेंट है। तो अगर हम मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, अगर उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही गड़बड़ी है, उसके मैन्युफैक्चर में कोई ना कोई गड़बड़ी है, जब वो इंस्ट्रूमेंट बना था, तो वो जो एरर होती है उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं सर, इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। तीसरा लिखता हूं, तीसरा होता है सर ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर, ये 3 टाइप की एरर होती है किसके अंदर, सिस्टमिक एरर के अंदर। एक है इन्वायरमेंटल, एक है इंस्ट्रूमेंटल और एक है सर ऑब्जर्वेशनल। सारी थ्योरी ध्यान से पढ़ो, मैं बोल रहा हूं आप 23 वाला वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर दोगे एकदम ध्यान से सब कुछ समझते हुए, ठीक है। तो सर इन्वायरमेंटल एरर क्या होती है, जहां पर हम मेजरमेंट कर रहे हैं उसके आसपास का जो इन्वायरमेंट है ना, वो उस मेजरमेंट को अफेक्ट करता है। मान लो जहां पर आप मेजरमेंट कर रहे हो, वो जो अपना मेजरमेंट वाला जो एरिया है, वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, या फिर वहां पर क्या है, ह्यूमिड कंडीशन है, वहां पर नमी बहुत ज्यादा है, ठीक है, आसपास, या फिर वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, या फिर उस एरिया में प्रेशर बहुत ज्यादा है। अगर ऐसी इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंडीशन ऐसी है तो सर वो आपको सही से मेजरमेंट नहीं करने देगी, उसकी वजह से जो एरर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंटल एरर बोलते हैं। आया समझ में, मतलब आसपास का जो माहौल है वो अगर मेजरमेंट को परेशान कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम कर रहा है, उसकी वजह से जो एरर आएगा उसको हम क्या बोलते हैं सर, इन्वायरमेंटल एरर बोलते हैं। आया समझ में, हाँ सर आ गया समझ में। दूसरा क्या है सर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं, डिटेल में बता दिया, फिर से बता रहा हूं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर कोई ना कोई दिक्कत हो गई, कोई गड़बड़ी हो गई, तो वो जो एरर है वो क्या है सर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सर इनको सही कैसे करें, जिस इन्वायरमेंट में मैं कर रहा हूँ मेजरमेंट, मैं मान लो इन्वायरमेंट चेंज कर दूंगा, एक स्टेबल इन्वायरमेंट में चला जाऊंगा, तो सर ये एरर सही होगी, इसको कंट्रोल कर दिया। हमें कारण पता था कि सर इन्वायरमेंट में गड़बड़ है, मैंने इन्वायरमेंट मान लो चेंज कर दिया, सही बढ़िया इन्वायरमेंट में मैं चला गया, तो सर मैंने एरर को क्या कर लिया, रोक लिया, मतलब उसको मैंने कंट्रोल कर लिया। मैंने मान लो जिस इंस्ट्रूमेंट से मैं मेजरमेंट कर रहा था मैंने उसको चेंज कर दिया। मान लो मैं एक खराब स्केल से मेजरमेंट कर रहा था किसी लेंथ का, मैंने स्केल ही चेंज कर दिया, तो सर क्या हो गया, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो गई, खत्म हो गई, अब तो सर सही से होगा मेजरमेंट, बिल्कुल। तीसरा है अपने पास ऑब्जर्वेशनल। ये एरर क्या होता है सर, जो ऑब्जर्व कर रहा है अपने पास मेजरमेंट को, हम क्या करते हैं सर, कोई भी हमको सामान दे रखा है कि ये एक्चुअल में, मान लो मेरे को एक लकीर खींच कर दे रखी है, एक सीधी लाइन, बोला कि ये 5 सेंटीमीटर की है, मैं क्या करूंगा सर, उसको मैं मेजर करूंगा एक स्केल की मदद से। तो जो मेजर कर रहा है, जो उस मेजरमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है, जो उसको देख रहा है, अगर उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी, तो सर उसने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर दी उसके अंदर, मान लो उसने ठीक से देखा नहीं कितनी रीडिंग आ रही है, फिर कुछ भी बोल दिया कितनी रीडिंग आ रही है, तो वो जो एरर होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर। तो अगर कोई सही से ऑब्जर्व करेगा तो ये एरर क्यों होगी, इस तरीके से हम ऑब्जर्वेशनल एरर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इतनी सी बात आपको सिस्टमिक एरर के अंदर करनी थी। सर रैंडम एरर के बारे में आपने बताया कि इसका कोज अननोन होता है और इसको हम सही से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एक्चुअल में होता क्या है, कब होता है रैंडम एरर, कब होता है, मान लो हमें कोई चीज़ मेजर करने को दी हुई है कि अपने पास ये एक चीज़ है, आपको ये मेजर करना है, आपको कोई लेंथ मान लो मेजर करनी है, कोई मेरे पास मान लो एक सीधी लाइन मैंने खींच रखी है जो कि कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, कितनी है, 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब मैं एक स्केल की मदद से उसको मान लो मेजर करूंगा, ठीक है, वही अपना नॉर्मल बेसिक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर मैं किसी भी चीज़ को मेजर कर रहा हूँ, उसकी मान लो मेरे पास कोई रीडिंग आई है x1, कोई भी रीडिंग आई है मान लो x1, अगर मैं उसी चीज़ को 5 मिनट बाद अगर मेजर करूंगा
तो अगर मेरे पास वैल्यू x1 ही आती है तो फिर तो क्या दिक्कत है, लेकिन उसकी वैल्यू मान लो x1 की जगह आती है x2। मान लो आप थोड़ी देर बाद और मेजर करते हो, मान लो 1 घंटे बाद, तो वैल्यू आती है x3। मतलब इन दोनों से अलग वैल्यू आ रही है हर बार। मान लो मैं उसको शाम को मेजर करता हूं तो सर वैल्यू आई x4। मान लो मैं उसको n टाइम बाद में मेजर करता हूं तो वैल्यू आई xn। मतलब कभी भी सेम वैल्यू नहीं आ रही है, हर बार अलग अलग रीडिंग वो चीज हमको दिए जा रही है। क्या दिए जा रही है? हर बार अलग हमको रीडिंग वो चीज दिए जा रही है जिसको हम मेजर कर रहे हैं मेजरमेंट पर। तो सर वो जो एरर होती है वो रैंडम एरर, कि यार हर बार अलग आ रही है जिसका हमको कारण नहीं पता कि ये सर हो क्यों रहा है, हर बार अलग रीडिंग आ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। तो सर आपने बोला था कि हम इसको कर सकते हैं कंट्रोल। कैसे सर? इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट हम इसको सर थोड़ा कम कर सकते हैं इस एरर को। कैसे? आपको इस पूरे का अर्थमेटिक मीन ले लेना होता है। अब सर अर्थमेटिक मीन कैसे लिया जाता है? मान लो हमने n नंबर ऑफ रीडिंग लिए, कितने रीडिंग लिए? n नंबर ऑफ रीडिंग। सारी की सारी रीडिंग को आपको जोड़ देना है, ऐड कर देना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इस तरह से करके xn तक हमको इन सबको ऐड कर देना है। बाय कितने नंबर ऑफ रीडिंग हमने ले रखी है? n नंबर ऑफ रीडिंग हमने ले रखी है। इन सब का अगर आपने अर्थमेटिक मीन ले लिया ना, तो वो जो वैल्यू आएगी ना, उसको आप उसकी मेजर्ड वैल्यू बोल सकते हो। उसको आप इसकी क्या बोल सकते हो? सर मेजर्ड वैल्यू बोल सकते हो। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? रैंडम एरर जो है इसको आप रिड्यूस कर सकते हो। नहीं आया समझ में? दोबारा से बताता हूं। मैंने आपको सिस्टमिक एरर पूरा समझा दिया, उसके अंदर अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम धीरे धीरे बताएं। रैंडम एरर मेरे को लगता है एक बार और बताना चाहिए। रैंडम एरर सर क्या होता है? रैंडम एरर एक ऐसा एरर होता है जिसका हमें कोज पता होता है, जिसका हमको कारण पता होता है, जिसका हमें कारण पता नहीं होता, जिसका कोज क्या होता है सर? अननोन होता है, कि ये एरर क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है। ठीक है, अब जिसका मुझे कारण नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, उसको क्या मैं पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं सर, पूरी तरह से तो कंट्रोल नहीं कर सकता हूं। ये बात मैंने यहां पर लिख रखी है। अब सर होता क्या है रैंडम एरर? ये मैंने समझा है कि मान लो मेरे को कोई भी चीज मेजर करनी है, मेजर करते टाइम पहली बार में वैल्यू आ रही है मान लो x1, दूसरी बार में अगर x1 आती तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, दूसरी बार में मान लो वैल्यू आ रही है x2, कोई अलग ही रीडिंग आ गई उसकी, तीसरी बार में और अलग रीडिंग आ गई, चौथी बार में और अलग रीडिंग आ गई। मान लो एन टाइम तक अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग टाइम में मैं कर रहा हूँ मेजरमेंट, हर बार अलग रीडिंग आ रही है, तो वैसी एरर क्या होती है सर? रैंडम एरर होती है। ठीक है, ओके सर, ये क्या होती है? रैंडम एरर। रैंडम एरर को सर रिड्यूस किया जा सकता है, पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम? ये जो अपने पास जितनी हमने मेजरमेंट ली, जितनी हमने रीडिंग ली, हम उन सब का क्या कर लेंगे सर? अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। और अर्थमेटिक मीन कैसे लिया जाता है? जितनी बार हमने रीडिंग ली है सारी की सारी रीडिंग को आप ऐड कर दो, ठीक है, बाय कितनी रीडिंग हमने ली है वो सारी रीडिंग का आप नंबर लिख दो, बाय n। ठीक है, जैसे मान लो हमने 8 बार रीडिंग ली होती, एक बार अपने पास रीडिंग 1 आती है, एक बार 2 आती है, एक बार 3, एक बार 4 से लेकर 8 तक आती है, अपने पास 8 रीडिंग, तो हम क्या करते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 करते हैं, बाय टोटल नंबर ऑफ अपने पास कितने हमने रीडिंग ली, बाय 8 हम कर देते हैं। सबको ऐड करते हैं, बाय हम 8 कर देते हैं, हम अपने पास क्या आ जाता? अर्थमेटिक मीन आ जाता। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो सर? रैंडम एरर कैलकुलेट कर सकते हो। ये अपने पास क्या है? सिस्टमिक एरर और रैंडम एरर। मैंने आपको दोनों एकदम आराम से समझा दिए। एक तीसरी भी एरर होती है जो कि हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। उस एरर को बोला जाता है सर ग्रॉस एरर। कई बुक्स में इसके बारे में बताया होता है, कईयों के बारे में नहीं बताया होता। मान लो हम कर रहे हैं सर ऑब्जर्वेशन, किसी भी चीज को हम मेजर कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, अगर हमने उसको सही से नहीं देखा या फिर देखते रहे कि अरे यार छोड़ना यार, इस चीज को इसको मैंने मेजर किया, इतना आ रहा है, या फिर मैंने उसको ठीक से देखा नहीं, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था, मैंने बोल दिया चलो कोई नहीं, इतना नहीं, इतना आ रहा होगा, मैंने कुछ भी बोल दिया। ठीक है, मतलब मैंने मेजरमेंट के टाइम में क्या किया? उसकी ठीक से केयर नहीं की, केयरलेस तरीके से मैंने उसको मेजर किया, तो वो जो एरर होती है उसको हम क्या बोलते हैं सर? ग्रॉस एरर बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसी को ह्यूमन एरर या फिर पर्सनल एरर भी बोल दिया जाता है। कई बार इसको ह्यूमन एरर बोला जाता है और कई बार पर्सनल एरर बोला जाता है। पर्सनल एरर का एग्जांपल तो आपको नीट 23 वाले उस क्वेश्चन के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रॉस एरर कुल मिलाकर क्या होती है सर? मेजरमेंट के टाइम में, ऑब्जर्वेशन में केयरलेसनेस अगर हम दे दें, केयरलेस तरीके से अगर हम उसको मेजर करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस एरर या फिर ह्यूमन एरर, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल एरर बोलते हैं। आया समझ में? बिल्कुल सर, अच्छे से पूरा एरर का हमको थ्योरी समझ में आ गया। क्या होता है सिस्टमिक एरर, क्या होता है रैंडम एरर, क्या होता है अपना ग्रॉस एरर। ठीक है, तीनों समझा दिए, समझ में भी आ गए? बिल्कुल सर, आगे से अब हम बात करते हैं नीट 2023 के क्वेश्चन की। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन इज द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। यानी अगर मेरे पास कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर में वोल्टेज और टेम्परेचर की सप्लाई है, उसको मैं जिस तरह से कर रहा हूं उसके अंदर क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएशन हो रहा है, बार बार वो चेंज हो रहे हैं, तो इनकी वजह से कौन सा एरर होगा? हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक है इंस्ट्रूमेंटल एरर, एक होता है लीस्ट काउंट एरर, एक होता है पर्सनल एरर और एक होता है रैंडम एरर। सर हमने इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में सुना, आपने अभी भी पढ़ाया। सर आपने रैंडम एरर बताया, आपने सर साथ में पर्सनल एरर, ह्यूमन एरर या फिर ग्रॉस एरर के बारे में बताया। सर ये जो आपने यहाँ पर लिस्ट काउंट एरर बोला, ये क्या होता है?
मान लो हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, हम उसको मान लो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट मतलब वो मिनिमम वैल्यू जिसको वो इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है। डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज इससे 2 लेक्चर बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर तो अगर उस हर एक जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एक अपना लिस्ट काउंट होता है। हर एक इंस्टीट्यूट से जब हम हर एक इंस्ट्रूमेंट से जब हम सेम टू सेम चीज को मेजर कर रहे हैं तो हर एक का लिस्ट काउंट अलग, उसकी वजह से कुछ ना कुछ एरर भी आ सकते हैं उसके मेजरमेंट, उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। तो सर इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो मैंने क्या बोला, करंटली वोल्टेज और टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, मतलब मैं किसी टाइम T1 पर मेजर करूंगा तो अलग वैल्यू आएगी, अलग रीडिंग आएगी टेम्परेचर की और वोल्टेज दोनों की, है ना। अगर T2 टाइम पर अगर मेजरमेंट करूंगा तो अलग वैल्यू आएगी, है ना। सामने देखो, सामने देखो, मैंने क्या बोला था रैंडम एरर के अंदर कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग रीडिंग आपको देगा। यही काम तो इस क्वेश्चन के अंदर हो रहा है कि सर वोल्टेज और टेम्परेचर की अलग अलग वैल्यू अपने पास आ रही है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग रीडिंग अपने पास आ रही है, तो कुल मिलाकर इसका आंसर क्या होगा? सर आंसर होगा रैंडम एरर। टेम्परेचर और वोल्टेज के अलग अलग टाइम पर अलग अलग जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं उनकी वजह से जो एरर हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रैंडम एरर बोलेंगे। बाकी तीनों ऑप्शन जो है कौन सा, इंस्ट्रूमेंटल एरर, लिस्ट काउंट एरर और पर्सनल एरर, वो तीनों गलत। आंसर क्या हो जाएगा सर? रैंडम एरर। मैंने आपको नीट 2023 का एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन करा है, अच्छे से समझाकर करा दिया। बिल्कुल सर करा दिया। तो ये है पूरी एरर्स की बेसिक थ्योरी। आ गई समझ में? बिल्कुल सर आ गई समझ में। अब क्या हम आगे बढ़े? जी सर हम आगे बढ़ते हैं। एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, स्पीड मेरी धीरे है। अगर जिसको फास्ट पढ़ना है, जो कि रिवीजन लेना चाह रहा है डिटेल में ना पढ़कर सिर्फ, वो स्टूडेंट इसकी स्पीड भी बढ़ा सकता है। यूट्यूब ने हमको ऑप्शन दे रखा है तो उससे आप बढ़ा सकते हो स्पीड। और जो एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो तो नोट्स बनाते चलो, सब कुछ समझते चलो, आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे। इसी एक लेक्चर के अंदर मैं आपको 9 से 10 क्वेश्चन और कराने वाला हूँ एरर के। कौन से क्वेश्चन? नॉर्मल नहीं, सारे PYQ कराने वाला हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन PYQ रहेंगे जो मैं आपको कराऊंगा। बिकॉज देखो कराने को मैं आपको कोई भी क्वेश्चन करा सकता हूँ, बट अगर मैं आपको PYQ कराऊंगा ना तो आपको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। मेरा देखो, मैंने बार बार बोल रखा है, मेरा मिशन वो है कि अगर किसी स्टूडेंट के 40-50 मार्क्स आ रहे हैं ना फिजिक्स के अंदर, या फिर इससे भी कम आ रहे हैं, मैं उसको 150 के पार पहुंचाना चाहता हूँ। तो ये मिशन अगर मेरे को पूरा करना है तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो जो स्टूडेंट क्वेश्चन से डर रहा है, अगर मैं उसको डायरेक्टली PYQ से अगर इनकाउंटर कराऊंगा, अगर वो PYQ करेगा तो उसको ज़्यादा मजा आएगा ना। जी सर ज़्यादा मजा आएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एरर के जो फॉर्मूलाज हैं, है ना, वो कैसे पढ़े जाते हैं, वो हम काम अभी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सर अपने पास जो टॉपिक हम देख रहे हैं उसको बोला जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। एरर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे हम शो करते हैं एरर को, ये काम अभी हम देखने वाले हैं, जिसके अंदर एरर के सारे फॉर्मूला आप समझोगे। तो अपने पास टॉपिक सर क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। एरर को हम सर कैसे शो करते हैं? डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स जो है अपने पास, ये क्या होता है सर? एरर होता है। डेल्टा मतलब तो सर चेंज होता है, तो मैंने भी तो यही बोला था, चेंज या फिर डिफरेंस। चेंज या फिर डिफरेंस को हम सर क्या बोलते हैं? डेल्टा से शो करते हैं। और किसके अंदर है? एक्स के अंदर। मान लो मेरे पास कोई क्वांटिटी एक्स है, ठीक है, उसके इसके अपने पास कोई ना कोई ट्रू वैल्यू होगी, बिल्कुल, और हम उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मेजर करेंगे। वो क्या होती है सर? उसकी मेजर्ड वैल्यू। तो उस ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को तो हम सर बोलते हैं क्या? एरर बोलते हैं। तो हम एरर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चेंज या फिर डिफरेंस इन एक्स। कोई भी क्वांटिटी है उसके अंदर जो चेंज या फिर डिफरेंस है उसको हम सर क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। बताया पूरा? बिल्कुल सर। तो एरर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एक्स या फिर डेल्टा आर, या फिर कोई भी अपने को टर्म दे रखी है उसके अंदर जो डेल्टा यानी जो चेंज या फिर जो डिफरेंस है उसको हम सर क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। आया समझ में? बिल्कुल सर। तो अपने पास मान लो कोई भी क्वांटिटी है ए है, मान लो कोई भी क्वांटिटी ए है, या फिर कोई भी क्वांटिटी मान लो एक्स है, तो इसको हम शो पता है किस तरह से करते हैं? इसको हम शो पता है किस तरह से करते हैं? ए प्लस माइनस डेल्टा ए। या फिर मान लो मेरे पास कोई क्वांटिटी x है, इसको हम सर पता है कैसे शो करते हैं? x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। इस तरह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स के अंदर शो करते हैं कि सर ये मेरे पास कोई क्वांटिटी a है, इसको मैं a प्लस माइनस डेल्टा ए से शो कर रहा हूँ। ये जो a और x है सर इसके अंदर, ये क्या है? ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है। और सर ये जो है ये अपने पास क्या होती है? एरर होती है। हर एक क्वांटिटी के अंदर जो वैल्यू आपको नॉर्मल दिखाई दे रही है ये इसकी ट्रू वैल्यू होती है, और ये क्या होती है सर? साथ में इसकी एरर होती है। क्या होती है सर? ये साथ में एरर होती है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर किसे बोलते हैं? मेन एब्सोल्यूट एरर किसे बोलते हैं? अगर आप ये पढ़ने आए हो ना, 2 मिनट का वेट करो, मैं आपको बता देता हूँ कि एरर की एक्चुअल फील क्या होती है, उसके बाद में मैं आपको वो भी पढ़ाने वाला हूँ। ये जो अपने पास ए एक्स है, ये सर इनकी होती है मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। तो हमने अब तक पढ़ा भी तो सर ये तीनों टर्म थी, एक ट्रू वैल्यू पढ़ी थी, एक मेजर्ड वैल्यू पढ़ी थी, और एक हमने क्या पढ़ी थी? एरर पढ़ी थी। बिल्कुल सर। मैंने एक बात बोली थी कि सर जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से
ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अब ये सर ट्रू वैल्यू है ना, ट्रू वैल्यू है। इससे थोड़ी सी ज्यादा या फिर थोड़ी सी कम, वो क्या रहती है, मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा ए। वो जो ज्यादा या कम वैल्यू थी इसको हम क्या बोलते थे सर, एरर बोलते थे। यानी कि ये जो ट्रू वैल्यू है इसके साथ में या तो ये एरर है या तो ये घटेगी या फिर जुड़ेगी, तो अपने पास क्या आएगा, मेजर्ड वैल्यू आएगा। तो मेजर्ड वैल्यू इक्वल टू ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर, प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, इस तरीके से हम इस पूरे, कोई भी अपने पास एरर है इसको हम शो करते हैं, कोई भी क्वांटिटी अपने पास फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम शो करते हैं कि उस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू साथ में प्लस माइनस थोड़ी बहुत एरर भी हो सकती है। इस तरीके से हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ये इसकी मेजर्ड वैल्यू आती है। आया समझ में? बिल्कुल सर आ गया समझ में। तो हम किसी भी वेक्टर, किसी भी हम एरर को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किसी भी क्वांटिटी को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसकी ट्रू वैल्यू लिखते हैं, एक्चुअल में वो अपने पास क्वांटिटी कितनी है, साथ में उसके अंदर कितनी एरर है, इस तरीके से हम शो करते हैं। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को। आया समझ में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं? अगर अभी भी नहीं आया हो तो जब मैं आपको बता रहा हूँ साथ में कई सारी वैल्यू, जब मैं आपको एब्सोल्यूट एरर बताऊंगा, मेन एब्सोल्यूट एरर बताऊंगा, उसके बाद में आपको इसकी और ज्यादा फील आ जाएगी, अगर यहां से आपको समझ में नहीं आया। अभी तो मैंने आपको बता रखा है कि क्या है मेजर्ड वैल्यू, क्या है ट्रू वैल्यू और क्या है एरर। इस पूरे जो मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है किसी भी एरर का या फिर किसी भी क्वांटिटी का, जिसके अंदर मैंने एरर बताते हुए आपको क्वांटिटी बताई है, तो क्या होता है इसके अंदर ट्रू वैल्यू, क्या होता है इसके अंदर एरर, क्या होता है मेजर्ड वैल्यू, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, हम बात करते हैं सर एब्सोल्यूट एरर की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर के अंदर मैंने आपको बताया कि ये सर अपने पास क्या होता है, डेल्टा एक्स, यानी कि डिफरेंस या फिर चेंज इन किसी भी क्वांटिटी एक्स के अंदर। इस तरीके से हम सर एरर को हम शो करते हैं। ठीक है, एरर को हम इस तरह से शो करते हैं, बिल्कुल सर करते हैं। सबसे पहले अपने पास जो एरर आता है वो आता है सर एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर सर क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, बताते हैं। डिफरेंस इन, जो हमने डेफिनेशन लिखी थी ना एरर के अंदर, वही डेफिनेशन लिखनी है। बीच में मैं आपको थोड़ा सा एक स्पेस छोड़वाऊंगा, बस आपको स्पेस छोड़ के रखना है, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर के अंदर बस वो उतना सही चेंज होगा पूरे डेफिनेशन के अंदर। डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू या फिर जो एक्चुअल वैल्यू होती है एंड मेजर्ड वैल्यू। एक काम करो, आप ये जो मेजर्ड है ना, इसके बीच में एक छोटा सा स्पेस यहां पर छोड़ दो। छोड़ दिया, बिल्कुल सर। अब यहां पर आप लिखो मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये तो लिखी थी आपने डेफिनेशन किसकी, एरर की। एब्सोल्यूट एरर के अंदर भी आपने सेम टू सेम डेफिनेशन लिखी है कि डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू होती है, इसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं सर, एब्सोल्यूट एरर या फिर एरर बोलते हैं, है ना। अब एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको बीच में एकमात्र वर्ड का यूज करना, वो है इंडिविजुअल। अब सर ये इंडिविजुअल टर्म क्या होती है, बताता हूं, एक एग्जांपल मैं आपको लेकर बताता हूं। मान लो मेरे पास कोई क्वांटिटी है x, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास है x। ठीक है, x है उसकी मान लो ट्रू वैल्यू, या फिर ट्रू वैल्यू हमको मान लो नहीं दे रखी, कोई भी अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है x। मैं इसको क्या कर रहा हूं सर, मेजर कर रहा हूं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं क्या कर रहा हूं सर, मेजर करने के पास मेरे पास बहुत सारी रीडिंग आती है। मेजर करने के बाद मान लो मैं उसको पहली बार मेजर कर रहा हूं तो मेरे पास मान लो वैल्यू आई है x1। दूसरी बार मेजर करूंगा तो सर मान लो मेरे पास वैल्यू आएगी उसकी रीडिंग x2। तीसरी बार में सर मान लो x3 आएगी। चौथी बार में सर मान लो x4 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम n टाइम तक अगर इसको मेजर कर रहे हैं तो अपने पास सर xn तक हमें इसकी रीडिंग मिल जाएगी। पहली बार में x1 रीडिंग मिली, किसी भी क्वांटिटी x है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, पहली बार में मान लो रीडिंग हमें x1 मिली, दूसरी बार में x2, तीसरी बार में x3। इस तरीके से हम n टाइम तक अगर हम मेजर करेंगे उसी क्वांटिटी को, तो सर हमें रीडिंग क्या मिलेगी, xn मिलेगी। मिलेगी, बिल्कुल सर मिलेगी। इसका क्या रिलेशन है सर इसके साथ, अभी बताता हूँ। ये हमने रीडिंग 1 ली, ये हमने रीडिंग 2 ली, ये हमने रीडिंग 3 ली, ये हमने रीडिंग 4 ली। क्या आपको सर ये रैंडम एरर वाला केस लग रहा है, रैंडम एरर वाला केस? क्या आपको रैंडम एरर वाला केस लग रहा है? बिल्कुल सर, एक ही क्वांटिटी थी, अलग अलग टाइम पर हमें उसके अलग अलग रीडिंग मिल रही है ना, ये रैंडम एरर वाला केस है। मैंने क्या बोला था, अगर आपको उसकी ट्रू वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे सर, आप उसका अर्थमेटिक मीन लोगे। तो आप इसका अर्थमेटिक मीन लो, और वो जो अर्थमेटिक मीन लेने पर हमारे पास जो वैल्यू आती है उसे हम सर बोलते हैं मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी कैसे लेना है सर, मीन जितनी भी क्वांटिटी अपने पास है उन सबको आप ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह से लेकर
एक्स एन तक मान लो अपने पास क्वांटिटी है, सबको हमने क्या किया सर, ऐड कर दिया। हमारे पास x1 से लेकर xn तक हमने रीडिंग ली किसी भी क्वांटिटी की, हमने इन सबको क्या कर दिया सर, ऐड कर दिया। भाई अपने पास कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी है, मान लो सर अपने पास n नंबर ऑफ क्वांटिटी है, n नंबर ऑफ अपने पास हमने सर रीडिंग ली है। तो अपने पास जितनी भी हमने एक क्वांटिटी की रीडिंग ली थी, सबसे पहले हमने सारी की सारी रीडिंग को ऐड किया। भाई अपने पास कितने नंबर ऑफ रीडिंग हमने ली थी वो हमने लिखा। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इस तरह से लेकर xn तक बाई नंबर ऑफ हमने क्या किया सर, रीडिंग लिख दिया। ये अपने पास जो सर फॉर्मूला आया है, इसका अर्थमेटिक मीन लेने पर अपने पास जो फॉर्मूला आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सर मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला। मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला। हमने क्या किया सर, ट्रू वैल्यू निकाल ली किसी भी क्वांटिटी की, बिल्कुल सर हमने ट्रू वैल्यू निकाल ली या फिर मीन वैल्यू निकाल ली, हाँ सर निकाल ली। अब क्या मैं ये जो ऊपर वाला डेफिनेशन वाला जो स्पेस है, इसको मैं मिटा सकता हूं। इसको मिटाकर मैं आपको आगे का फॉर्मूला बताना चाहता हूं कि हमारे पास एक्चुअल क्या फॉर्मूला आएगा। इस पूरे को मिटाता हूं मैं और साइड में ये वाला फॉर्मूला लिख देता हूं मैं छोटा सा। यहां तक का सब कुछ हमारे समझ में आया ना। देखो बताता हूं मैं आपको, दोबारा बताता हूं एक छोटा सा पोर्शन इसका। हमने क्या किया सर, कोई क्वांटिटी एक्स ली और हमने उसकी बहुत सारी रीडिंग ली, बार बार हमने उसे मेजर किया, हमारे पास बहुत सारी उसकी रीडिंग आई। पहली बार में x1 आई, दूसरी बार में x2 आई, तीसरी बार में x3 आई, हर बार अलग अलग हमारे पास उसकी रीडिंग आ रही है। हम एन टाइम तक उसकी रीडिंग ले रहे हैं, xn तक हमारे पास रीडिंग आएगी उसकी, आएगी बिल्कुल सर। हमें सबसे पहला जो स्टेप करना है वो हमें उसकी ट्रू वैल्यू निकालनी है या फिर मीन वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे सर, हमें उस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू निकालनी थी, तो हमने सर उस पूरी क्वांटिटी का अर्थमेटिक मीन ले लिया। कैसे लेना होता है, मैंने आपको रैंडम एरर के टाइम में बताया था कि जितने हमने n तक रीडिंग लिया सबको हम ऐड करेंगे, बाय हम नंबर ऑफ टर्म लिख देंगे कि हमने कितने टर्म तक रीडिंग ली है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर xn तक बाय हमने नंबर ऑफ रीडिंग n लिख दिया। आया समझ में, बिल्कुल सर। तो हम लिख देते हैं tv यानी ट्रू वैल्यू या फिर mv यानी कि मेजर्ड वैल्यू। ये अपने पास क्या होता है सर, x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर xn तक, बिल्कुल सर xn तक बाय हमने क्या किया सर, n लिख दिया। ये अपने पास सर क्या आ गया, ट्रू वैल्यू का फॉर्मूला आ गया। आया सर, बिल्कुल। इसको मैं क्या बोलता हूं सर, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, या फिर इसको मैं एक्स एम से शो करता हूं। एक्स एम से मान लो मैंने इसको शो कर रखा है, ठीक है, एक्स मीन मैंने मान रखा है। कर दिया सर शो, बिल्कुल सर कर दिया। तो सर एब्सोल्यूट एरर होती क्या है ये बताओ ना आप हमें। मीन वैल्यू क्यों बता रहे हो, ट्रू वैल्यू क्यों बता रहे हो। आपने निकाली, बिल्कुल सर निकाली। हर एक रीडिंग क्या थी सर, x1 थी, x2 थी, x3 थी, है ना। हमारे पास कुछ इस तरह से रीडिंग थी, पहली बार में x1, दूसरी बार में x2, तीसरी बार में x3, इस तरह से लेके अपने पास xn तक रीडिंग थी, बिल्कुल थी सर। अब हम निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या सर इन सब का यूज है, यूज है तभी तो बता रहा हूं। एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट रीडिंग की हम निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या सर हर एक टर्म की, हर एक रीडिंग की हमको निकालनी होती है एब्सोल्यूट एरर। बिल्कुल, हर एक रीडिंग की हमको एब्सोल्यूट एरर निकालनी होती है। इसलिए मैंने बोला था कि डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी, हर एक क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अगर नहीं समझे तो मैं ये बताता हूं। सबसे पहले तो एब्सोल्यूट एरर यानी कि जो डिफरेंस होता है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स का यूज करते हैं। और क्योंकि हम पहली क्वांटिटी के निकाल रहे हैं तो हमने क्या लिखा सर, डेल्टा x1 लिखा। इसका फॉर्मूला होता है x मीन, जो कि हमने अभी अभी निकाला है, ट्रू वैल्यू या फिर मेजर्ड वैल्यू या फिर सॉरी मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू हमने अभी अभी निकाला है, हमने ये लिखा। पता चला हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमको फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यू पुट करनी थी। माइनस हमने क्या किया सर, फर्स्ट रीडिंग ले ली। अगर नहीं आया समझ में, दोबारा बताता हूं। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है सर, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी क्वांटिटी। मतलब ईच क्वांटिटी या फिर हर एक इंडिविजुअल क्वांटिटी का जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। हर एक जो हमने रीडिंग ली है उसका ट्रू वैल्यू और जो मेजर्ड वैल्यू है उनका जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं सर, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। बोलते हैं, बिल्कुल सर बोलते हैं। तो हमने क्या किया, जो सबसे पहले रीडिंग ली है एक्स क्वांटिटी की, जो x1 है, हमने उसका एब्सोल्यूट एरर निकालने की सोची। तो हमने क्या किया, डेल्टा x1 से इसको शो किया, या फिर हम इसको डेल्टा x1 का मीन, या फिर चलो आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है, मीन तो अगले टाइम आएगा ना। डेल्टा x1 से हमने क्या किया सर, इसको शो किया। डेल्टा x1 से हमने इसको शो कर रखा है। क्या है सर, x मीन माइनस x1। क्या है सर, डेल्टा x1 क्या आएगा सर अपने पास, x मीन माइनस x1। मतलब x मीन यानी कि जो मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू हमने सबसे पहले निकाल रखी थी, माइनस सर हमने पहली रीडिंग ले ली। मीन वैल्यू से हमने पहले रीडिंग को अगर घटाया तो अपने पास सर क्या आ जाएगी, एब्सोल्यूट एरर ऑफ फर्स्ट, अपने पास टर्म या फिर फर्स्ट रीडिंग आ जाएगी। इसी तरीके से अगर हम सर दूसरी जो अपने पास टर्म है, दूसरी जो अपने पास रीडिंग है, अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा सर, जो मीन वैल्यू अपने पास एक्स एम, इसमें से मैं दूसरी रीडिंग को माइनस कर दूंगा। अगर मेरे को
तीसरी टर्म या फिर तीसरी रीडिंग के लिए अगर मेरे को एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मीन वैल्यू ले लूंगा एक्सएम माइनस मैं जो तीसरी रीडिंग है इसको घटा दूंगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो अपने पास इस तरीके से क्या आती है सर, एब्सोल्यूट एरर आती है। अगर मैं इसी तरीके से करके डेल्टा एक्स एन करूंगा, यानी जो मेरे पास एनवी रीडिंग है, अनथ रीडिंग है, इसके अगर मैं निकालना चाहता हूं एब्सोल्यूट एरर, तो मैं क्या करूंगा, वही मीन वैल्यू ले लूंगा इस तरीके से करके, माइनस में क्या कर दूंगा, एक्स एन कर दूंगा, यानी जो एनवी रीडिंग है इसको मीन वैल्यू से मैं माइनस कर दूंगा। अपने पास क्या आ जाएगा सर, एनवी टर्म के अंदर एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। इस तरीके से एब्सोल्यूट एरर निकाली जाती है। ये आपकी पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि कैसे आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है। अब सर आती है दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी दिक्कत, दूसरी समस्या कि सर मीन एब्सोल्यूट एरर करके भी एक टर्म होती है, वो कैसे निकाली जाती है वो बताता हूं। दूसरी होती है सर एम ए ई, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये सर कैसे निकाली जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर ये जितनी भी अपने पास आई है, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, है ना, इन सबको हम सर क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। जब हम इन सब का मीन ले लेंगे, इन सब का हम अर्थमेटिक मीन इस तरह से ले लेंगे, तो उसको सर हम क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। एब्सोल्यूट एरर तो अपने पास है ही, आगे हमने मीन लगा रखा है, मतलब जितने भी अपने पास एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4, इन सब का जब हम सर अर्थमेटिक मीन इस तरह से ले लेंगे तो उसको हम सर क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। जैसे सर, जैसे अपने पास एम ए ई है, ये हम निकाल रहे हैं, तो हमने सर डेल्टा x1 कर दिया, प्लस हमने डेल्टा x2 कर दिया, प्लस हमने डेल्टा x3 कर दिया। इस तरह से हम करके क्या कर रहे हैं सर, प्लस में डेल्टा x n टर्म तक मान लो हम जा रहे हैं, प्लस में हम सर डेल्टा x n टर्म तक हम जा रहे हैं, और बाय हमने क्या किया सर, नंबर ऑफ टर्म n तो कर ही दिया। इन सब का हमें मीन मोड भी लेना होता है, ठीक है। अगर कोई क्वांटिटी अगर नेगेटिव में आ रही है ना, मान लो हम xm माइनस x1 कर रहे हैं, मान लो अगर ये नेगेटिव में आएगी ना, तो भी हमें सर इसका मोड यानी कि प्लस x1 लेना होगा, प्लस डेल्टा x1 हमें लेना होगा। मान लो मैंने क्या किया सर, xm मेरे पास मान लो 0.05 आ रहा है, माइनस मान लो मेरे पास x1 जो है ये 0.010 आ रहा है। अगर मैं दोनों को नेगेटिव करूंगा तो सबको पता है कि माइनस का 0.05 आएगा बिल्कुल। बट जब मैं यहाँ पर अर्थमेटिक मीन ले रहा हूँ, अर्थमेटिक मीन, इस टाइम मैं क्या करूंगा सर, इसका मैग्नीट्यूड लूंगा, सिर्फ 0.05 लूंगा, वो भी प्लस का करके, माइनस में इसका नहीं मानूंगा। तो हमें मोड ऑफ डेल्टा x1 लेना होता है, मोड ऑफ डेल्टा x2 लेना होता है, मोड ऑफ डेल्टा x3 लेना होता है, इसी तरीके से मोड ऑफ डेल्टा xn हमें लेना होता है। बाय हम सर नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ रीडिंग यानी कि n हम कर देंगे, इसको हम सर क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। नहीं है समझ में, कोई बात नहीं, एक बार फिर से बताता हूँ। मैंने सर आपको एब्सोल्यूट एरर लेना सिखाया कि सर अपने पास जो मेन वैल्यू हमने निकाली थी सबसे पहले वो रीडिंग के साथ में, है ना, उसमें से हम हर एक इंडिविजुअल टर्म को घटाते जाएंगे, तो सर हमारे पास क्या आ जाएगी, हर एक इंडिविजुअल जो टर्म है उसकी एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, है ना, बिल्कुल। जो हमने मेन वैल्यू एक्सएम निकाली थी उसमें से अगर हम पहले टर्म को नेगेटिव कर देंगे तो सर हम अपने पास क्या है, पहले टर्म की एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी, बिल्कुल सर आ जाएगी, है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। उसके बाद सर हम क्या करते हैं, उसके बाद हमें मेन एब्सोल्यूट एरर निकालनी होती है। जो हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली है हर एक टर्म की, हर एक रीडिंग की, उन सबको जब हम सर जोड़ देंगे, इनके मैग्नीट्यूड को, इनके मोड को जब हम सर जोड़ देंगे, उनको हम ऐड कर देंगे, तो अपने पास क्या आएगी, मेन एब्सोल्यूट एरर आएगी। हर एक के मोड को, हर एक एब्सोल्यूट एरर की जो टर्म अपने पास आई है, हर एक एब्सोल्यूट एरर अपने पास जो आई है, इनको जब हम सर इनका मैग्नीट्यूड लेकर, इन सब का मोड लेकर, यानी अगर नेगेटिव में आए चाहे पॉजिटिव में आए आंसर, सबका आंसर पॉजिटिव में लेकर हम इनको आपस में जोड़ देंगे, इनका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे, सारी टर्म, सारी रीडिंग बाय नंबर ऑफ रीडिंग हम कर देंगे, तो अपने पास क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। आया समझ में? हाँ सर, अब जाकर आया समझ में, ठीक है। तो हम यहाँ पर फिर से एरर का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। किसी भी क्वांटिटी अपने पास, मान लो अपने पास ए है या फिर मान लो एक्स हम ले लेते हैं, कोई भी अपने पास क्वांटिटी मान लो एक्स है, तो हम सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इस तरह से हम इसको शो करते हैं, है ना। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि किस तरह से शो करते हैं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स से हम इसको शो करते हैं। ये जो सर इसके पास एक्स है, इसको हम बोलते हैं सर एब्सोल्यूट एरर, और ये जो सर अपने पास प्लस माइनस डेल्टा एक्स है, प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसको हम सर बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब जो हमने एब्सोल्यूट एरर की जो वैल्यू निकाली है, ये जो अपने पास डेल्टा x1 है, डेल्टा x2 है, डेल्टा x3 है, डेल्टा xn है ना, इस तरह से करके अपने पास ये जो एब्सोल्यूट एरर है,
अब सर मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने पास कोई भी मान लो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को एरर के साथ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं। मान लो मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं सर, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स करता हूं सर, इस तरह से रिप्रेजेंट, बिल्कुल सर करता हूं। इसका सर इनसे क्या लेना देना, बहुत ज्यादा लेना देना है। थोड़ी देर पहले भी समझाया था, एक बार फिर से बता रहा हूं, ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर मैंने निकाली है, इससे इनका लेना देना है। पहले मैंने ये निकालने से पहले बताया था, ये सब निकालने से पहले मैंने बताया था कि किस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी को एरर के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये निकालने के बाद में मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ रिप्रेजेंट करने का। ये अपने पास कोई क्वांटिटी एक्स है, ठीक है सर। ये इसके अंदर हम इसको कैसे शो करते हैं सर, इसके ट्रू वैल्यू के साथ में, और साथ में हम क्या करते हैं सर, इसकी एरर बताते हैं, है ना, एरर के साथ में। ये जो एरर इसके अंदर होती है ना डेल्टा एक्स, ये पता है कौन सी एरर होती है, ये होती है ये वाली मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या होती है सर, मीन एब्सोल्यूट एरर होती है। और ये क्या होती है, इसकी सर ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू। तो हम जब भी किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं सर, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिखते हैं, है ना। इसके अंदर ये जो एक्स है ये क्या होती है, इसके ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, जो कि हम इस तरीके से निकालते हैं। अगर हमें बहुत सारी रीडिंग दे रखी हो और हमें बोले कि हमें उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है ना, एरर के साथ में, तो हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले उसकी सारी रीडिंग को मिलाते हुए बाय नंबर ऑफ रीडिंग करते हुए ट्रू वैल्यू या फिर हमें मीन वैल्यू निकाल लेनी है, बिल्कुल सर, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू हम निकाल लेंगे। और हम क्या करेंगे सर, इनकी मदद से सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मान लो हमें फर्स्ट इसकी रीडिंग का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू में से फर्स्ट रीडिंग को हम घटा देंगे, है ना, अपने पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म की एब्सोल्यूट एरर। इसी तरीके से सारे टर्म की अपने पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। हम सारी की सारी जो टर्म है इनका मैग्नीट्यूड लेकर इनको आपस में जोड़ देंगे। इनका हम क्या कर देंगे, हम अर्थमेटिक मीन कर देंगे, सारे टर्म को जोड़ देंगे बाय नंबर ऑफ टर्म करके हम क्या कर देंगे, इन सारे टर्म का मीन एब्सोल्यूट एरर हम निकाल लेंगे। अब ये जो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है और हमने जो ट्रू वैल्यू निकाली है, इनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे। सबसे पहले हमने मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू लिखी, उसके बाद हमने क्या किया सर, मीन एब्सोल्यूट एरर लिखी। इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं एरर के साथ में। तो एरर के अंदर ये जो हमको डेल्टा एक्स दिखाई दे रहा है इस क्वांटिटी में पूरी में, ये जो अपने पास है ये क्या है, इसकी ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, और जो अपने पास डेल्टा एक्स है ये क्या है सर, मीन एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या है सर, मीन एब्सोल्यूट एरर है। इतना आया समझ में, हाँ सर। तो सर ये करके हम क्या कर सकते हैं, ये करके हम दो और काम कर सकते हैं। अब तक मैंने आपको एब्सोल्यूट एरर बताई, बिल्कुल सर बताई। अब तक क्या मैंने आपको इसके अलावा मीन एब्सोल्यूट एरर के अलावा एब्सोल्यूट एरर बताई, बिल्कुल सर, एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर बताई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। हाँ सर, इनके ऊपर तो क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो कैसे किए जाते हैं वो सब आपको आज ही पता चलने वाला है। इसको मिटाकर आगे बढ़ते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं सर रिलेटिव एरर की। सर रिलेटिव एरर का क्या आप फॉर्मूला बताने वाले हो, बिल्कुल मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ रिलेटिव एरर का। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला होता है सर मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू, या फिर आप क्या कर सकते हो, ट्रू वैल्यू, ठीक है। या फिर हम इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, MAE, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर बाय TB या फिर MV। यानी कि ये जो सर हमने क्या किया, सबसे पहले जो मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू निकाली थी उसको हमने यहाँ पर लिखा, और बाद में हमने सर एब्सोल्यूट एरर निकालने के बाद में जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली थी वो हमने यहाँ पर लिखा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू हमने किया, तो हमको सर आंसर मिल गया किसका, रिलेटिव एरर का। यहाँ पर भी तो सर हमने किसी भी कोई क्वांटिटी है उसको हमने एरर के साथ में रिप्रेजेंट किया। ये जो अपने पास पहली जो टर्म है ये क्या है सर, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, ये हमने यहाँ पर रख दी है। और साथ में सर ये जो डेल्टा एक्स है ये क्या है सर, मीन एब्सोल्यूट एरर, जो कि हमने यहाँ पर रख दी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई क्वांटिटी देखने को मिल जाए तो आप क्या करोगे, आप ये जो अपने पास डेल्टा एक्स वाली जो टर्म होगी उसको आप मीन एब्सोल्यूट एरर की जगह रखो, और जो ट्रू वैल्यू वाली टर्म होगी उसको आप यहाँ पर रखो, आपके पास रिलेटिव एरर आ जाएगा। सर एक और आपने टर्म बोली थी, वो था सर परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज एरर क्या होता है सर, ये होता है रिलेटिव एरर इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो, आपके पास है परसेंटेज एरर निकल कर आ जाएगी। परसेंटेज एरर क्या होती है सर, रिलेटिव एरर इंटू 100%, आपके पास क्या आ जाएगी सर, परसेंटेज एरर आ जाएगी। यानी कि क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय TB या फिर MV इंटू 100%, बस आपके पास क्या आ चुकी है सर, परसेंटेज एरर आ चुकी है, आपके पास रिलेटिव एरर भी आ चुकी है, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर भी पता है, आपको एब्सोल्यूट एरर भी पता है। कैसे निकाली जाती है, TB यानी ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू कैसे निकाली है सर,
कैसे निकाली जाती है मीन एब्सोल्यूट एरर, आपको ये भी पता है। आपको ये भी पता है कि कैसे निकाली जाती है रिलेटिव एरर और कैसे निकाली जाती है परसेंटेज एरर। सारा कुछ समझ में आ गया? बिल्कुल सर, सब कुछ समझ गया। अब एक काम करते हैं, हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यही सारे के सारे काम हम दोबारा रिपीट करने वाले हैं ताकि एकदम अच्छे से आपको याद भी रह जाए सारी चीजें। और फिर अगर आपने इसका एक बार अपनी तरफ से रिवीजन ले लिया ना लेक्चर होने के बाद में, तो ये टॉपिक आप कभी भी नहीं भूलने वाले हो, कभी भी आप ये टॉपिक नहीं भूलने वाले हो अगर अपनी तरफ से आपने रिवीजन ले लिया इसके बाद में। चलिए सर, हमने मान लो क्वेश्चन ले रखा है, अपने पास कोई क्वांटिटी है, मान लो एक्स है, कोई भी क्वांटिटी मान लो एक्स है, इसकी हमको बहुत सारी रीडिंग दे रखी है, मान लो 4.19, 4.20, मैं कोई भी रैंडम रीडिंग ले रहा हूँ, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 और 4.26। कोई भी मेरे पास क्वांटिटी थी, मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को एक सीधी लाइन दे रखी है, मैं उसको मान लो मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। हर बार मेरे को अलग अलग रीडिंग मिल रही है, हर बार क्या मिल रही है मेरे को, अलग अलग रीडिंग मिल रही है, ठीक है सर। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास कोई एक्स क्वांटिटी थी, जब मैं इसको मेजर कर रहा हूँ हर बार मेरे को अलग अलग रीडिंग मिल रही है। मैंने क्या किया सर, 8 बार मेजर किया, 8 बार में मेरे को 8 रीडिंग अलग अलग मिली, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रीडिंग मेरे को मिली है। एक बार 4.19 मिली, एक बार मेरे को 4.20 मिली, एक बार 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 और 4.25 और 4.26, ये 8 मेरे को रीडिंग मिली है, ठीक है सर। तो नंबर ऑफ रीडिंग क्या है अपने पास, 8 है सर। नंबर ऑफ रीडिंग कितनी है, 8 है अपने पास, ठीक है। अलग अलग रीडिंग हर बार मेरे को मिली है। तो अब सर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहला जो मैं काम करता हूँ वो मैं क्या करता हूँ सर, मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू लेता हूँ, मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू लेता हूँ। अच्छा, मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। ट्रू वैल्यू क्या होती है सर, किसी भी क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू, है ना। या तो हमें वो दे रखी होती है क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। अगर वो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी तो जब हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे उस टाइम हमें एक्स एम लेते हैं, उसकी जगह हमें डायरेक्टली जो क्वेश्चन के अंदर टीपी की जो वैल्यू दे रखी होती है ट्रू वैल्यू की, वो पुट कर देनी होती है। समझ में आ रहा है? देखो हम क्या करते हैं, हम मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन सबका अर्थमेटिक मीन लेकर निकालते हैं, बिल्कुल सर। वो तो हम तब करते हैं जब हमें क्वेश्चन के अंदर सीधी रीडिंग दे रखी होती है और कुछ नहीं दे रखा। मैक्सिमम टाइम में आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई बार क्या किया जाता है कि ये जो ट्रू वैल्यू है इसकी हमें वैल्यू ही क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है। ट्रू वैल्यू हमको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होती है, हमें कुछ भी ऐसा अर्थमेटिक मीन लेना, ऐसा कुछ नहीं करना होता। हमने क्या किया, वो ट्रू वैल्यू ली, उसमें से हर एक रीडिंग को हम घटाते गए, हमें एब्सोल्यूट एरर इस तरीके से मिल जाता है। अगर नहीं दिया हो क्वेश्चन के अंदर, जो कि मैक्सिमम केसेस के अंदर नहीं दिया होगा, तो आप क्या करेंगे सर, ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे अर्थमेटिक मीन लेकर कि 4.19 हमने किया प्लस 4.20 किया, इस तरह से करके हमने क्या किया सर 4.26 तक लिया, और बाय हमने क्या किया सर ऐड कर, सबको ऐड करो, बाय नंबर ऑफ टर्म लिखो, सबको ऐड करो, तो आपके पास जो आंसर आएगा, आप सबको ऐड करके देख लेना, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा सर 33.8 आएगा, 33.80 आंसर आएगा। बाय नंबर ऑफ टर्म अपने पास कितनी है सर 8 है, तो 33.80 बाय 8 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.225, ये आपके पास आंसर आएगा। आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं ज़्यादा कैलकुलेशन के अंदर टाइम वेस्ट कर नहीं रहा हूँ, आप अपनी तरफ से इसको डिवाइड करके चेक करना, बिकॉज आपको पेपर के अंदर इतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिल जाएगी, आपको डायरेक्टली मिलेगा ये आंसर, ठीक है। आपको निकालना होता है खुद से डिवाइड करके, कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद से इसको करके देखना है डिवाइड, आपके पास आंसर आएगा 4.225, ठीक है। आगे सर ये क्या है सर, अपने पास टीवी या फिर एमवी है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ एक्सम से, ठीक है। मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू है, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। कैसे निकालोगे, मीन वैल्यू में से हर एक टर्म को हम घटाएंगे। 4.225 है सर अपने पास, 4.225 है, माइनस हम क्या करेंगे सर, पहले टर्म अपने पास क्या 4.19 है, क्या आएगा सर इसका आंसर, इसका आंसर आएगा 0.035 आ जाएगा 0.035 आएगा। कैसे सर, ये अपने पास कितना है सर 225 है, और ये अपने पास 190, यानी ये 225 में से ये 190 जाएगा, तो सर अपने पास कितना बचेगा 35 बचेगा, 35 करके देख लेना। 4.225 में से जब आप 4.190 आप करोगे, ये अपने पास कुछ नहीं, आप इसके पीछे जीरो लगा सकते हो, ठीक है ना, इसके पीछे आप जीरो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको मैथ्स का इतना पता नहीं है। तो अपने पास क्या आएगा सर 0.035 अपने पास आंसर आ जाएगा बिल्कुल सर। अगर नहीं आया समझ में, सेकेंड टर्म देख लेते हैं। ये हमने पहली रीडिंग देखी, हम दूसरी रीडिंग देख लेते हैं। 4.225 अपने पास सर क्या है, मीन वैल्यू है, माइनस 4.20 हम इस रीडिंग को हम घटाएंगे इसमें से, तो सर अपने पास क्या आंसर आएगा 0.025 अपने पास आंसर आएगा। थर्ड रीडिंग हम देखते हैं,
4.225 माइनस 4.21 हम करते हैं तो सर अपने पास क्या आंसर आएगा 0.015 है। अगली टर्म जब हम करके देखेंगे, ये क्या है सर 4.22 आ जाएगा और ये क्या है 4.225 है, तो अपने पास क्या आंसर आएगा सर 0.005 आएगा। अगली टर्म आप जब करके देखोगे तो ये सर अपने पास 4.225 है मीन वैल्यू, माइनस आप क्या करोगे सर 4.30 करोगे तो आप क्या, आपके पास जो आंसर है सर वो माइनस के अंदर आएगा, माइनस 0.005 आएगा। इसके बाद अगली जब आप रीडिंग लोगे 4.24 से तो आपके पास सर आंसर आएगा 0.010। अगली सॉरी 0.010 नहीं आएगा, ये अपने पास आंसर आएगा 0.015 आएगा। ठीक है, अगली बार क्या आएगा 0.025, अगली बार क्या आएगा माइनस 0.035। मतलब पहले जो चार टर्म है ये अपने पास क्या आ रही है सर प्लस में आ रही है, अगली चार क्या आ रही है सर माइनस में आ रही है। हमने आठों के आठों टर्म के अंदर एब्सोल्यूट एरर निकाल दिया। ठीक है सर निकाल दिया। अगला स्टेप क्या होता है मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना। एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला, जो अपने पास मीन वैल्यू आई थी उसमें से आप हर एक रीडिंग को घटाते जाओ, आपके पास इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर आता जाएगा। अगला क्या होता है सर आपके पास स्टेप, अगला स्टेप होता है सर मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना, अब क्या मैं इसमें से क्या मिटाऊं, कुछ ना कुछ पोर्शन हमको मिटाना रहेगा। काम करते हैं यहाँ से मिटा ही लेते हैं, अपने को पता है ना कौन कौन सी टर्म है। मीन वैल्यू आपने निकाली, बिल्कुल सर निकाली। मीन वैल्यू कैसे निकाली जाती है आपको पता ही है। मैं एक काम करता हूँ मीन वैल्यू की ये आंसर बस रख लेता हूँ, बाकी सब कुछ मैंने मिटा लिया। 4.225 है अपने पास मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू, और ये सारी अपने पास रीडिंग आई हुई है, बिल्कुल सर आई हुई है। अगला अपने पास सर क्या स्टेप होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, हाँ सर मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट एरर का हर एक आंसर है, हमें इनका मोड लेकर इन सब का हमें अर्थमेटिक मीन लेना होता है। यानी कि सर प्लस में 0.035, प्लस में 0.025, ये सारी वैल्यू हमें करनी है। प्लस में 0.015 प्लस 0.005, यहाँ तक का सब कुछ किया, बिल्कुल सर। अब सर ये सारी की सारी टर्म किस में आ रहे हैं नेगेटिव में, बट आपको इन्हें पॉजिटिव में लेना होता है। क्यों सर, सबका आपको मोड यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होता है और उन सबको ऐड करना होता है। यानी प्लस में 0.005 ये वैल्यू ली, इसके अलावा 0.015, 0.025 प्लस में 0.035, बिल्कुल सारी की सारी हमने क्या टर्म ले ली, बिल्कुल भाई हम क्या करेंगे सर नंबर ऑफ टर्म यानी कि 8 कर देंगे। नंबर ऑफ टर्म कितनी है 8 अपने पास है, 8 हमने कर दिया। अपने पास जो इसका आंसर आएगा वो क्या रहेगा, देखो मैं अपनी बुक में से बता देता हूँ। ठीक है, इतना सब आप जब कैलकुलेट करोगे आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, या फिर मैं आपको बता देता हूँ 35 और 35 कितना हो जाएगा 70, 25 25 50 यानी 1.20। उसके बाद में सर ये अपने पास आई थिंक 1.6 के आसपास आएगा, 1.6 के आसपास आएगा। बाई हम जब ऐड करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.20 आएगा। 0.20 जो अपने पास आया वो क्या है सर मीन एब्सोल्यूट एरर है। क्या है सर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है 0.20 है। 0.20 क्या गया मीन एब्सोल्यूट एरर। कैसे आया, हमने जितनी भी एब्सोल्यूट एरर निकाली थी सबका हमें मैग्नीट्यूड लेकर उनका हमें अर्थमेटिक मीन कर देना है, यानी सारी की सारी वैल्यूज को हमने ऐड कर दिया, बिल्कुल सर कर दिया। बाई हमने नंबर ऑफ जो रीडिंग थी वो हमने कर दिया, तो अपने पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 1.6/8 यानी कि 0.20 आ गया। ये क्या होता है इसका मीन एब्सोल्यूट एरर, बिल्कुल सर। और ये अपने पास इसकी क्या है ट्रू वैल्यू। क्या सर हम ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर को मिलाकर कुल मिलाकर उस क्वांटिटी को हम शो कर सकते हैं। मान लो अपने पास जो क्वांटिटी x थी हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सर, उसके बाद में मीन वैल्यू यानी कि 4.225 प्लस माइनस 0.20, यानी कि अपने पास जो क्वांटिटी x है उसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या है, उसकी वैल्यू है 4.225। ठीक है, ये इसके ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू प्लस माइनस है 0.20, यानी कि ये जो अपने पास क्वांटिटी x है इसकी वैल्यू है 4.225 और इसके अंदर 0.20 की एडिशन भी हो सकता है या फिर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, यानी कि इतना इसके अंदर क्या हो सकता है एरर। ये अपने पास वैल्यू क्या है सर मीन एब्सोल्यूट एरर, हाँ, और ये क्या है सर टीवी या फिर एमवी। इस तरीके से हम क्या करते हैं सर इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपको इस क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। बस ये अपना सवाल है, ये अपना क्या है सर सवाल है। हाँ, इसके अंदर एक दो और छोटी छोटी टर्म है जो कि रिलेटिव अपने पास एरर होगी, परसेंटेज एरर होगी, वो भी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस सबको मिटा रहा हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया ना। अब इन टर्म का अपने पास क्या ही काम है जब अपने पास इसका रिप्रेजेंटेशन आ चुका है इस एरर का, कि सर अपने पास टीवी एमवी भी पड़ा है और साथ में अपने पास क्या है MAEB यानी मीन एब्सोल्यूट एरर भी पड़ा है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ RE यानी कि रिलेटिव एरर बता रहा हूँ। रिलेटिव एरर का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय टीवी या फिर एमवी।
क्या फॉर्मूला था, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ मिलकर बोलो, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय टीवी या फिर एमवी, यानी कि ट्रू वैल्यू या फिर अपनी मीन वैल्यू, ठीक है। ये जो अपने पास एमवी होता है ये मेन वैल्यू होता है, इसको मेजर्ड वैल्यू मत बोल देना, ठीक है ना, कभी गलती से। क्या होता है, ट्रू वैल्यू या फिर मेन वैल्यू। कैसे निकालते हैं हम सर, नॉर्मली जो जितनी रीडिंग होती है सबको ऐड करते हैं बाय नंबर ऑफ टर्म करके हम ये निकालते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं सर, जितनी भी एब्सोल्यूट एरर होती है बाय नंबर ऑफ टर्म हम करके मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। हमने मीन एब्सोल्यूट एरर कितने निकाली, 0.20 निकाली बाय 4.225। इनको करने पर आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा सर, रिलेटिव एरर आ जाएगा। इनको आप जब डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा सर, रिलेटिव एरर आ जाएगा। और सर परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर होता है सर मीन एब्सोल्यूट एरर बाय जो अपने पास टीवी या एमवी आया है जो रिलेटिव एरर इनटू आप 100 कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा सर, परसेंटेज एरर आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा सर, परसेंटेज एरर आ जाएगा रिलेटिव एरर इनटू 100 करने पर। अब सर यहाँ पर रिलेटिव एरर क्या है, 0.20 बाय 4.225 इंटू 100 आप कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा किसका, परसेंटेज एरर का। तो आपने रिलेटिव एरर निकाली, आपने परसेंटेज एरर निकाली, इसके अलावा आपने मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर सब कुछ निकाल लिया। किस तरीके से किसी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरर के साथ में, ये भी आपने सीख लिया। सीख लिया अच्छे से, बिल्कुल सर सीख लिया। तो आपको क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, बिल्कुल सर। क्या सर ये पीवाईक्यू था, नहीं ये पीवाईक्यू नहीं था, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था। तो सर आपने तो बोला था पीवाईक्यू के थ्रू हमको समझाने वाले हो। पीवाईक्यू देखो जैसे आए हैं मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको समझाने वाला हूँ। तो सर पीवाईक्यू कहाँ से आए हैं, यहाँ से नहीं आए, आपने तो टॉपिक करा दिया। नहीं, अभी टॉपिक इज नॉट ओवर, टॉपिक अभी पड़ा है इनका प्रोपगेशन, प्रोपगेशन ऑफ एरर। एरर को हम कैसे ऐड करते हैं, प्रोपगेशन क्या होता है, एरर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। एरर को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, जब अपने पास दो एरर होगी उनको हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम उनको जोड़ते हैं, कैसे हम उनको घटाते हैं, कैसे हम उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कैसे हम उनको डिवाइड करते हैं। तो अपने पास सर जो टॉपिक आता है वो है प्रोपगेशन ऑफ एरर, प्रोपगेशन ऑफ एरर। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं एडिशन, एरर का एडिशन, एडिशन ऑफ एरर। क्या होता है सर एडिशन ऑफ एरर, एडिशन ऑफ एरर, मार्कर चेंज करते हैं। हाँ, तो एडिशन ऑफ एरर क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। एडिशन ऑफ एरर, और साथ में मैं एक और काम करता हूं, दूसरा टॉपिक भी ले लेता हूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों का फॉर्मूला जो है वो ऑलमोस्ट सेम आने वाला है। एडिशन ऑफ एरर क्या होता है, मान लो मैंने एक क्वांटिटी ले रखी है, एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स, जिसको मैं कैसे शो करता हूं, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स से मैं एक फिजिकल क्वांटिटी को शो कर रहा हूं। दूसरी मेरे पास मान लो एक क्वांटिटी है वाई। सर दो क्यों ले रहा हूं, दो होगी तभी तो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाऊंगा। वाई इक्वल टू वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई, इस तरीके से मैं क्वांटिटी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पता तो है ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 बार बताया मैंने, ठीक है। इस तरीके से मैंने x को रिप्रेजेंट किया और इस तरीके से मैंने क्या किया, y को रिप्रेजेंट किया। अब मेरे को इन दोनों को ऐड करना है, x प्लस y, जिनसे मेरे को क्या मिलेगा सर, z मिलेगा, है ना। अब ये जो मेरे पास z है इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, z प्लस माइनस डेल्टा z। क्यों सर, दोनों मेरे पास क्वांटिटी है, दोनों को ऐड करूंगा, इनकी जो एरर है ये भी ऐड होगी, तो जो अपने पास आंसर आएगा उसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ एरर होगी कुल मिलाकर ऐड होने के बाद, बिल्कुल सर। तो इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, z प्लस माइनस डेल्टा z। इसके अंदर ये जो z है इसकी जगह आपको क्या करना है, x प्लस वाई करना है, और डेल्टा z की जगह आपको डेल्टा x प्लस डेल्टा y करना है। बस आपके पास आंसर आ गया कि सर एडिशन ऑफ एरर के अंदर क्या आता है। सबसे पहले तो आपको इनकी नॉर्मल जो मीन वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू है इनको ऐड कर देना है, प्लस माइनस आपको इनकी जो एरर है इनको ऐड कर देना है, बस हो गया आपका एडिशन ऑफ एरर। दूसरा है सर सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। अपने पास वही दो क्वांटिटी है, एक है सर x1 और एक है सर अपने पास x, और दूसरी अपने पास क्या है सर y। एक है x और दूसरी क्या है y। जब मैं सर x माइनस वाई करूंगा, x माइनस वाई, इसके बाद में अपने पास जो z आएगा उस z को हम सर क्या इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, z प्लस माइनस डेल्टा z। हाँ सर यहाँ पर भी किया है ना। ये जो z है इसको आप क्या लिखोगे सर, x माइनस वाई लिख दिया। हाँ सर लिख दिया। z को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, x माइनस वाई रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो डेल्टा z है ये डेल्टा x माइनस वाई नहीं होगा, डेल्टा x माइनस डेल्टा वाई नहीं होगा, यहाँ पर भी डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई होगा। क्यों सर, ये तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। जब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको इनकी जो ट्रू वैल्यू है इनको तो सर सब्ट्रैक्ट कर देना है, बट जो इनकी एरर है इनको ऐड ही करना है। चाहे एडिशन हो
चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर ऑलवेज ऐड होगी, एरर ऑलवेज ऐड होगी, ठीक है। चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, एरर ऑलवेज ऐड होगी। यहाँ पर भी हो रही है एडिशन में भी, यहाँ पर भी हो रही है सब्ट्रैक्शन के अंदर। वरना इनके देखो आप ट्रू वैल्यू एडिशन के अंदर ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्शन के अंदर सब्ट्रैक्ट हो रही है। जेड क्या होता है एक्स माइनस वाई, डेल्टा जेड क्या होगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन में और यहाँ पर भी एडिशन में। एडिशन आया समझ में? हाँ सर। सब्ट्रैक्शन आया समझ में? हाँ सर। तो आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं और डिवाइडेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन की बात करते हैं। हमने एडिशन ऑफ एरर देख लिया, साथ में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर देख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं सर? मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं और साथ में हम सर क्या देख रहे हैं? डिवाइडेशन देख रहे हैं। ऑफ एरर हम देख रहे हैं। एक है सर डिवाइडेशन, एक क्या है? मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम सर मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। मान लो मेरे पास कोई एक है क्वांटिटी x और दूसरी मेरे पास क्वांटिटी क्या है सर? y। x को हम सर कैसे लिख रहे हैं? x प्लस माइनस डेल्टा एक्स है। दूसरी सर अपने पास y, उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ? y प्लस माइनस डेल्टा y से मान लो मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा x इंटू वाई तो अपने पास एक क्वांटिटी मान लो z आ रही है, ठीक है सर। अब इनके बीच में सर मल्टीप्लिकेशन से जो रिलेशन आता है, जो फॉर्मूला आता है, वो कुछ इस तरीके का आता है, डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस में सर डेल्टा वाई बाई वाई। ये सर अपने पास आंसर आता है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, ये क्या आपको डेल्टा एक्स दिख रहा है जो कि सर ये है, ये क्या होता है सर? मीन एब्सोल्यूट एरर, है ना भाई। ये क्या है सर? एक्स जो कि क्या है? ये क्या होती है? मीन वैल्यू। आपको डेल्टा एक्स बाई एक्स दिख रहा है यानी मीन एब्सोल्यूट एरर बाई मीन वैल्यू। ये तो सर रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर होता है। आपको याद आया होगा, बिल्कुल सर याद आया। ये क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है, होता है, बिल्कुल सर होता है। तो रिलेटिव एरर इन z इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन x प्लस रिलेटिव एरर इन y। इसको आप परसेंटेज एरर के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। कैसे सर? डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 प्लस में डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100। ये क्या हो गया सर? परसेंटेज एरर हो गया, है ना। इंटू 100% आप कर दो तो सर कितना परसेंटेज एरर इन जेड है, वो कितना हो जाएगा सर अपने पास? परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस परसेंटेज एरर इन वाई। यानी वाई के अंदर कितना परसेंटेज एरर है, उसको अगर हम एक्स के अंदर परसेंटेज एरर के साथ में जोड़ देंगे तो अपने पास सर जेड के अंदर परसेंटेज एरर आ जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन का पूरा एप्लीकेशन होता है। किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया जाता है एरर का, आपको इसका मिल गया होगा फॉर्मूला। ये किसके अकॉर्डिंग है सर? रिलेटिव एरर के अकॉर्डिंग। और ये किसके अकॉर्डिंग है? परसेंटेज एरर के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला है। सर डिवाइडेशन के अंदर भी सेम टू सेम यही फॉर्मूला रहने वाला है, इसके अंदर भी और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी। सर बताओ तो सर कैसे शो करते हैं? मेरे पास एक क्वांटिटी एक्स एक वाई, मैं क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ एक्स बाई वाई। दोनों को सर डिवाइड करने पर मेरे पास जो क्वांटिटी आ रही है उसको मैं क्या मान रहा हूँ सर? जेड मान रहा हूँ। आगे तो सर यही सेम टू सेम खेल चल रहा है कि रिलेटिव एरर इन जेड इक्वल टू प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन एक्स प्लस रिलेटिव एरर इन वाई। कई दोस्त एक गलती करते हैं, कई स्टूडेंट, कि सर ये जो प्लस है इसकी जगह वो डिवाइडेशन के अंदर माइनस लगा देते हैं। क्वेश्चन गलत हो जाएगा, उसका आंसर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, -5 हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पर प्लस ही रखना है डिवाइडेशन के अंदर भी और साथ में मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी। जैसे आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर किया था, दोनों के अंदर प्लस रखा था एरर के टाइम में, तो यहाँ पर भी सर आपको प्लस ही रखना होगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन दोनों के टाइम में। ये आंसर है परसेंटेज एरर के फॉर्म में और ये रिलेटिव एरर के फॉर्म में फॉर्मूला है, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। आ गया समझ में? बिल्कुल। एक अपने पास होता है सर एक्सपोनेंट या फिर पावर टर्म। ये क्या होता है सर? मान लो आपको कोई क्वांटिटी दे रखी है x की पावर n। इसके अंदर सर आप क्या करोगे? इसके अंदर आप क्या करोगे? मान लो मेरे को कोई क्वांटिटी z इक्वल टू x की पावर n दे रखा है, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा सर? इसके अंदर मैं इसी फॉर्म में निकालूंगा, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू ये n आ जाएगा सर आगे और इस x के साथ क्या करेगा? ये मल्टीप्लाई। तो डेल्टा z बाई जेड क्या आ जाएगा सर? n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स, यानी कि रिलेटिव एरर इन z इक्वल टू n इंटू रिलेटिव एरर इन x। यही आप परसेंटेज एरर में भी कर सकते हो। क्या करोगे सर? इसके आगे आप डेल्टा z बाई जेड इंटू 100 लगा दोगे, 100%। ये किसके इक्वल आ जाएगा? n इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100% लगा दोगे। ये क्या आ जाएगा सर? परसेंटेज एरर के फॉर्म में आ जाता है। तो आपने एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर भी देखा कि कैसे आपको करना होता है। आपने मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब के अंदर देख लिया। आ गया समझ में? बिल्कुल सर आ गया समझ में। अब मैं आपको कराने वाला हूँ नीट के PYQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। पिछले कुछ सालों में कितने क्वेश्चन आए हैं इससे, वो सब कुछ मैं आपको कराने वाला हूँ।
7-8 क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं, देखते हैं लेक्चर कितना बड़ा हो गया उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, देखो आपको अपनी स्क्रीन पर वो पीवाई को देखने को मिल जाएगा, मैं मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर नीचे कहीं। तो क्वेश्चन अपने पास है, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%, कि जो अपने पास मास है उसके मेजरमेंट में 2% एरर है परसेंटेज, और स्पीड के अंदर 3% है। द एरर इन द एस्टिमेट या फिर मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड विल बी, यानी कि सर काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपको परसेंटेज एरर बताना है, मास और स्पीड के अंदर आपको परसेंटेज एरर दे रखा है। आपको क्वेश्चन दिखाई दे गया स्क्रीन पर? बिल्कुल सर, नहीं दिखा तो मैं आपको एडिट करके बता दूंगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो सर मास के अंदर परसेंटेज एरर 2% बता रहे हैं, ठीक है, और किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर सर कितना है, 3% है। आपको काइनेटिक एनर्जी के अंदर बताना है परसेंटेज एरर, ये तो है सर क्वेश्चन, बिल्कुल सर यही है क्वेश्चन। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है सर, डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, बिल्कुल। आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात करनी है। सबसे पहले तो आप ये देखो, ये जो हाफ है ये क्या है सर, कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको m और v स्क्वायर से मतलब है। आप यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv स्क्वायर है, आपको क्या ये x एक टर्म दिखाई दे रही है, मास m को आप क्या मान लो, x टर्म मान लो, ये जो v स्क्वायर है इसको आप y टर्म मान लो, और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको आप क्या कर लो, z टर्म मान लो। क्या आपको z इक्वल टू x इंटू वाई दिखाई दे रहा है, x इंटू वाई, बिल्कुल सर x इंटू वाई दिखाई दे रहा है। तो हमने इसके लिए क्या फॉर्मूला बोला था, डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x बाई एक्स, बिल्कुल सर, प्लस में डेल्टा y बाई वाई, ये तो मैंने बोला था, बिल्कुल सर बोला था। तो डेल्टा z बाई जेड यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी, तो इसको मैं डेल्टा के बोल रहा हूँ, डेल्टा के बाई के बोल दिया सर। रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सर, रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी, बिल्कुल सर, इक्वल टू एक्स के अपने पास मास, तो डेल्टा m बाई एम लिखो, इंटू नहीं प्लस लिखा जाता है, हाँ प्लस, ये क्या है सर अपने पास v स्क्वायर है, v स्क्वायर क्या आपको x की पावर n दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर दे रहा है। इसको आप कैसे सोल्व करोगे, n को आप आगे लेकर आओगे और इसको आप डेल्टा x बाई एक्स लिख दोगे, बिल्कुल सर लिख देंगे। तो आपको क्या करना है, 2 को आगे लेकर आना है, इंटू डेल्टा x बाई एक्स लिख दोगे, यानी कि डेल्टा v बाई वी लिख दोगे। तो आप इंटू का ये निशान हटाओ, यानी अपने पास क्या आ गया, 2 डेल्टा v बाई वी आ गया। अब आपको ये दिखाई दे रहा है सर डेल्टा m बाई एम, ये आपके पास क्या है, रिलेटिव एरर के फॉर्म में फॉर्मूला है। किसके फॉर्म में ये फॉर्मूला, रिलेटिव एरर के फॉर्म में, रिलेटिव एरर के फॉर्म में, बिल्कुल सर। आप इसे परसेंटेज में चेंज करोगे तो आपको क्या करना है, इंटू 100 सब में लगाना है, इंटू 100 यानी ये अपने पास क्या आ गया, परसेंटेज डेल्टा के बाई के, बिल्कुल, ये अपने पास परसेंटेज डेल्टा m बाई एम, बिल्कुल सर, और प्लस ये अपने पास क्या आ गया, परसेंटेज डेल्टा v बाई वी आया, बिल्कुल सर आया। हमने क्या किया, हमने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर लिखा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ हमने किया गया, दोबारा क्वेश्चन समझा रहा हूँ। हाफ को आपको हटा देना है क्योंकि कांस्टेंट है, मास है, और ये क्या है सर, वेलोसिटी। मास को आपने x माना, वेलोसिटी को आपने y माना, ठीक है। x और y के लिए आपने रिलेटिव एरर वाला फॉर्मूला लिख दिया। साथ में ये देखो आपको नॉर्मल v ना दिखकर v का स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या आपको x की पावर n टाइप का दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। n को आप आगे लेकर आ जाओगे, डेल्टा x बाई एक्स लिख दोगे, यहाँ पर भी आपने यही किया, 2 को आगे लेकर आ गए, डेल्टा v बाई वी लिख दिया। ये नॉर्मल रिलेटिव एरर के फॉर्म में हमने फॉर्मूला लिखा। परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे, इंटू 100 लगाओगे तो नॉर्मली इनके आगे क्या लग जाएगा, परसेंटेज। तो परसेंटेज एरर डेल्टा के बाई के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो परसेंटेज एरर है वो क्या आ जाएगा, मास के अंदर परसेंटेज एरर प्लस वेलोसिटी के अंदर परसेंटेज एरर। तो सर मास के अंदर परसेंटेज एरर कितना आया, 2 आया, प्लस किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर कितना आया, ये देखो आपके पास परसेंटेज एरर इन 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी था, है ना। तो क्या कर दोगे, 2 इंटू परसेंटेज एरर इन, अपने पास वेलोसिटी कितना आया सर, 3 आया, तो 2 3 6 प्लस 2, यानी कि आपके पास क्या गया सर, 8% परसेंटेज एरर आ गया। परसेंटेज एरर कितना आ गया सर, 8% आ गया। आया समझ में? अगर अभी भी नहीं आया हो तो एक और सिंपल क्वेश्चन करके बताता हूँ, वो भी नीट का पीवाई क्यों रहेगा। ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ठीक है ना, बड़ा आसान था, मैंने समझाने के लिए ज़्यादा टाइम लिया है। बाकी ये 10 सेकंड के अंदर होने वाला क्वेश्चन है। जैसे देखो अभी हम करेंगे 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन। हमने मान लो एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन मेरे इस फोन के अंदर है, पीवाई क्यू नीट का आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। मैं मान लो आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि हमने क्या किया, हमने एक कोई क्यूब है, हमने उसकी मेजरमेंट की। हमने मेजरमेंट करने के लिए क्या किया, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है अपना, ये 1996 का आई थिंक, बिल्कुल ये 1996 का क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने क्या किया, एक क्यूब है उसकी मेजरमेंट की है, हमने उसकी लेंथ की, साइड की जो लेंथ होती है उनके मेजरमेंट की है, साथ में हमने उस क्यूब के मास की मेजरमेंट की है, ठीक है सर। मास के अंदर जो
एरर आ रहा है वो आ रहा है 3% परसेंटेज एरर, ठीक है। और उसके लेंथ में कितना आ रहा है सर 2% का परसेंटेज एरर आ रहा है। आपको उसके डेंसिटी में परसेंटेज एरर बताना है, डेंसिटी के अंदर आपको परसेंटेज एरर बताना है, ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। आपको क्या करना है सर, आपने क्या किया सर डी इक्वल टू एम बाई वी लिख दिया। आपको पता होगा डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, बिल्कुल सर। ये क्या आपको z इक्वल टू एक्स बाई वाई टाइप की टर्म नहीं दिख रही है, बिल्कुल सर, z इक्वल टू एक्स बाई वाई टाइप की मेरे को ये टर्म दिखाई दे रही है। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, मैं फॉर्मूला लिखूंगा परसेंटेज एरर इन z इक्वल टू परसेंटेज एरर इन x प्लस परसेंटेज एरर इन y, इस तरीके से लिखूंगा। अब मैं बार बार रिलेटिव एरर के रूप में ना लिखकर सीधा मैं परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिख दे रहा हूं इस बार फॉर्मूला। अगर आपको नहीं पता तो याद कर लो कि परसेंटेज एरर इन z इक्वल टू परसेंटेज एरर इन x प्लस परसेंटेज एरर इन y। यहाँ पर सर ये मास जो है अपने पास ये क्या है सर x है, और जो अपने पास वॉल्यूम है ये क्या है सर यहाँ पर y है। तो आप क्या करोगे, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन आप क्या करोगे मास प्लस परसेंटेज एरर इन आप क्या कर दोगे सर वॉल्यूम कर दोगे। सर वॉल्यूम क्या होती है, यहाँ पर तो हमें लेंथ दे रखा है, दे रखा है, बिल्कुल सर। आपने क्यूब के बारे में सुना है, क्यूब, हाँ सर इस क्वेश्चन के अंदर क्यूब दे रखा है। क्या आपको क्यूब की वॉल्यूम पता है सर कैसे निकाले जाते हैं? क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब, यानी कि उसकी तीनों की तीनों जो साइड, देखिए इसके अंदर तीन टाइप की साइड हो सकती है, एक ये साइड होती है, एक ये साइड होती है, और एक इसके अलावा सर अपने पास कौन सी साइड होती है, ये साइड होती है। लेंथ ब्रेथ हाइट ये तीन होती है इसके अंदर, है ना सर, तीनों साइड। अगर एक क्यूब बन रहा है इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि वो आइसोमेट्रिक अगर क्यूब होगा तो उसके अंदर तीनों की तीनों जो साइड होती है वो सेम होती है। तो एल क्यूब हम कर देंगे, सारी साइड को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, एल इंटू एल इंटू एल, यानी एल का क्या बन जाता है क्यूब। ये क्यूब के अंदर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसकी, क्यूब का, किसकी, क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल क्यूब, एल का क्यूब, है ना, बिल्कुल सर एल का क्यूब। तो यहाँ पर क्या मैं वॉल्यूम की जगह एल क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकता हूँ। ये तो सर मेरे को एक्स की पावर एन टाइप की टर्म दिखाई दे रही है, दे रही है, बिल्कुल सर। मैं क्या करूंगा, एन को आगे ले आऊंगा, मतलब ये जो तीन है इसको आगे लेकर आ जाऊंगा, और ये क्या बन जाएगा डेल्टा एल बाई एल। तो क्या मैं इस पूरे टर्म को डेल्टा डी बाई डी परसेंटेज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ परसेंटेज एरर इन मास प्लस तीन को आगे लेकर आ गया मैं, परसेंटेज एरर इन लेंथ में लेकर आ गया। अब मास के अंदर कितना है सर, 3 है, 3% प्लस 2% किसके अंदर है सर, लेंथ के अंदर है, 3 इंटू 2%, तो 3 इंटू 2 6, और 3 ये कितना आ गया सर 9% अपने पास परसेंटेज एरर इन डेंसिटी आ चुका है। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी कितना आ गया सर 9% आ गया। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, क्या आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया? बहुत ज्यादा मुश्किल अब तक तो क्वेश्चन आए नहीं, है ना, और नीट के अंदर आते भी नहीं है। इसी बार का मान लो मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ नीट 2023 के अंदर जो क्वेश्चन आया था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ इसके अंदर मुश्किल था नहीं। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक मेटल का वायर है, मेटल का वायर है, और पहले मैं आपको बता देता हूँ वायर एक्ट एज ए सिलेंडर, ठीक है, वायर किसकी तरह एक्ट करता है, सिलेंडर की तरह, और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर एच या फिर पाई आर स्क्वायर एल। पहले मैं आपको इसकी हिंट दे देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। आपके पास टाइम है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन को देखकर वीडियो को पॉज करके आप तुरंत ये क्वेश्चन ट्राई करो, अटेम्प्ट करो खुद से, फिर आप मुझे देख सकते हो। आपको सर मास के अंदर कुछ ऐसी टर्म दे रखी है 0.4 प्लस माइनस 0.002, ठीक है सर। ये ग्राम में और जो कुछ भी यूनिट दे रखी है इनका इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी रोल नहीं दे रखा है, इसका कोई भी रोल नहीं रहेगा। आपको नॉर्मली बस इतना याद रखना है, मास तो ग्राम में या फिर किलोग्राम में हो सकता है ना, कोई भी टर्म में, सबके अंदर छोटी यूनिट्स ले रखी है। लेंथ के अंदर सर आपको क्या दे रखा है 5 प्लस माइनस 0.02, और सर आपको रेडियस के लिए क्या दे रखा है 0.3 प्लस माइनस 0.001। ये आपको सर तीनों टर्म दे रखी है, रेडियस दे रखी है, लेंथ दे रखी है, मास दे रखा है, ठीक है सर। आपको क्या करना है सर, आपको परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी निकालनी है। क्या निकालना है सर, डेंसिटी के मेजरमेंट में आपको परसेंटेज एरर निकालनी है, मतलब आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। तो आप क्या करोगे सर, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओगे, डी क्या होता है एम बाई वी, यानी कि मास बाई वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम क्या होती है सर, सिलेंडर या फिर जो वायर की, वायर एक छोटे सिलेंडर, एक पतले सिलेंडर की तरह एक्ट करता है, तो सिलेंडर का सर वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एल, तो मास बाई पाई आर स्क्वायर एल। पाई तो सर कांस्टेंट टर्म है, इसको आप भूल जाओ, बिल्कुल सर भूल गए। तो अपने पास डेंसिटी क्या आ जाएगी, मास बाई आर स्क्वायर एल, यानी रेडियस का स्क्वायर इंटू एल, है ना, बिल्कुल सर हो जाएगी। अब क्या ये आपको पूरा x बाई y की तरह दिखाई नहीं दे रहा, x
बाई वाई, आर स्क्वायर एल को आप पूरे को वाई मान लो, मान लिया सर। अब वाई के अंदर भी आपको ये आपको एक टर्म और ये आपको दूसरी टर्म दिखाई नहीं दे रही जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, बिल्कुल सर दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपको हो सकता है मुश्किल लगे, मैं आपको ये पूरा लिखकर बताता हूँ। डेल्टा डी बाई डी रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखकर बता रहा हूँ, ठीक है सर। इसको आप क्या कर सकते हो, डेल्टा एम बाई एम कर दोगे, बिल्कुल सर। अब ये जो डिवाइड बाई वाली चीजों को जब हम ऊपर लेकर आएंगे, आप इनको माइनस मत लगाना, ठीक है, इनकी जगह भी आपको प्लस से लगाना है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। अभी यहाँ पर डिवाइडेशन ऑफ एरर के टाइम में क्या करोगे सर, प्लस डेल्टा एल बाई एल कर दोगे, ये लेंथ के लिए। अब सर मैंने क्या बोला, ये आपको एक्सपोनेंट वाले टर्म के तरह दिखाई दे रहा होगा, पावर वाले टर्म की तरह, इसका 2 आप आगे लेकर आ जाओगे, तो 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर कर दोगे, ठीक है सर। ये रिलेटिव एरर इन आर हो गया, 2 हम इसका आगे लेकर आ गए, बिकॉज ये पावर वाले टर्म है तो इसको हम आगे लेकर आ गए, इसके साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है। ये लेंथ वाले टर्म को हम लेकर आ गए, और पॉजिटिव तो हमें सबके साथ में लगाने का। परसेंटेज एरर के लिए आप क्या करोगे सर, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके सबके आगे आप परसेंटेज लगा दो, लगा दिया, बिल्कुल सर लगा दिया। लेकिन यहाँ पर आपको परसेंटेज एरर से मतलब है नहीं, क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉर्मल वैल्यूज दे रखी है, किसकी, डेंसिटी के अंदर तो सर आपको निकालना है, डेंसिटी के अंदर तो आपको निकालना है, बिल्कुल सर निकालना है। एक्चुअल में क्वेश्चन के अंदर क्या ऑप्शन है मैं देखता हूँ, क्वेश्चन के अंदर क्या ऑप्शन है, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। अच्छा, आपको परसेंटेज एरर निकालना है ना इसके अंदर, और बाकी सब में आपको परसेंटेज एरर नहीं दे रखी, बिल्कुल सर नहीं दे रखी। परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे सर, सबके अंदर नॉर्मल हम एरर निकाल लेंगे, ठीक है सर, रिलेटिव एरर। उसके बाद में सर हम इंटू 100 कर देंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ में हमें क्या मिल जाएगी, परसेंटेज एरर मिल जाएगी। डेल्टा एम बाई एम, डेल्टा एम देखो ये जो अपने पास होता है ये सर डेल्टा एक्स वाली टर्म होती है, बिल्कुल, और ये क्या होती है, नॉर्मल एक्स वाली टर्म होती है। मास है तो ये सर डेल्टा एम हो गया, यानी कि 0.002 बाई ये नॉर्मल क्या है, एम है मास के लिए 0.4 कर दिया, बिल्कुल सर कर दिया। डेल्टा एल ये हो जाएगा 0.02 बाई अपने पास ये मिनी वैल्यू वाला 5 आ जाएगा, प्लस आर के लिए, किसके लिए, रेडियस के लिए, ये सर अपने पास मीन एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा आर आ जाएगा, 2 इंटू 0.001, बिल्कुल सर 0.1 नहीं 0.01 बाई अपने पास नॉर्मल क्या आ जाएगा, 0.03 आ जाएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे ये आपके पास 1/200 आ जाएगा सर, ये आपके पास 2/500 आ जाएगा, ठीक है सर, और ये आपके पास आ जाएगा 2/300। सोल्व करोगे तब आपके पास आंसर इतना आ जाएगा। जब आप इन सभी को आपस में जोड़ोगे तो आपके पास देखो आप परसेंटेज एरर निकालोगे। परसेंटेज एरर के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको इस पूरी टर्म को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। पूरी की पूरी टर्म को मान लो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। जब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये 100 देख लो सबके 2-2 जीरो को लेकर चला जाएगा। इन सब में से मैंने क्या किया सर, 100 को कॉमन लिया, इन सब में से मैंने क्या किया, 100 को कॉमन लिया, इस तरफ लिख रहा हूं, ये मेरे पास 1/2 बचेगा, बिल्कुल सर 1/2 बचेगा, प्लस ये मेरे पास 2/5 बचेगा, 2/5 बचा, प्लस ये मेरे पास क्या बचा सर, 2/3 बचा। और मैंने इस पूरे के साथ क्या किया था सर, 100 को मल्टीप्लाई किया था परसेंटेज एरर निकालने के लिए, है ना। ये 100 इस 100 को कट कर देगा, बिल्कुल सर कट कर देगा, तो अपने पास बचा क्या सर, 1/2, 2/5 और 2/3। 1/2 सर अपने पास 0.5 आता है, 2/5 सर 0.4 आता है, करके देख लो डिवाइड, और 2/3 सर 0.66 आता है, 0.66 आता है। 0.5 और 0.4 सर कितना आता है, 0.9 और 1.6 सर अपने पास आता है 1.56। 1.56 अपने पास क्या आएगा सर, आंसर आएगा 1.56 अपने पास क्या आएगा, आंसर आएगा 1.56 को क्या मैं नियरली 1.6% लिख सकता हूं, बिल्कुल सर 1.56% या फिर 1.6% इसका आंसर रहने वाला है। आपको क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक भी 1.56 नहीं दिख रहा, उसके नियरेस्ट ऑप्शन आपको 1.6% ही देखने को मिलेगा, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। कर लिया सर परसेंटेज एरर का क्वेश्चन, बिल्कुल सर कर लिया, मजा आया, बिल्कुल सर मजा आया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जिसके अंदर मैं आपको नॉर्मल न्यूमेरिकल वैल्यू ना देख रहे, ABCD टाइप की मैं आपको वैल्यूज देने वाला हूँ। ऐसे भी PYQs आए हुए हैं आपने नीट के अंदर, क्या सर ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट, हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, इसके अंदर अपने पास 4 क्वांटिटीज है, ABCD, A B C और D, ये 4 मान लो अपने पास क्या है, क्वांटिटीज है, ठीक है। मार्कर चेंज करता हूं, अपने पास मान लो क्या है सर, 4 क्वांटिटीज है ABCD। इन सब के अंदर सर इन्होंने क्या कर रखा, परसेंटेज एरर दे रखी है। A के अंदर परसेंटेज एरर है 1%, B के अंदर है 2%, C के अंदर है मान लो 3%, और डी के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है सर, 4% है। ये क्वेश्चन कब है, ये क्वेश्चन नीट 2020, ये नीट 2013 के अंदर है, नीट 2013
13 के अंदर, 2013 के अंदर, आज से 10 साल पहले, ठीक है। 1%, 2%, 3% और 4% ABCD के अंदर क्या है सर, परसेंटेज एरर हमको दे रखी है। तो सर हमें एक क्वांटिटी P दे रखी है जो कि इन सब पर कैसे डिपेंड कर रही है सर, A³ B² CD, A³ B² CD इस तरीके से डिपेंड कर रही है। तो सर हमें परसेंटेज एरर निकालनी है किसके अंदर, P के अंदर हमें परसेंटेज एरर निकालनी है। ये हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आप क्या करोगे सर, किस तरीके से सोल्व किया जाता है इसको, इस 3 को आप आगे लेकर आओगे, डेल्टा A/A कर दोगे परसेंटेज, है ना। परसेंटेज एरर हमें इसी तरीके से निकालना होता है कि डेल्टा P/P परसेंट इक्वल टू आप क्या करते हो 3 डेल्टा A/A परसेंट, बिल्कुल सर। प्लस में आप क्या करोगे सर, सारा कुछ ऐड करना होता है, 2 को आप आगे लेकर आ जाओगे, डेल्टा B/B परसेंटेज, ओके। प्लस में आप क्या करोगे, C जो कि नीचे था इसको हम ऊपर लेकर आए, बट हमें प्लस ही लगाना है, डेल्टा C/C परसेंट, प्लस परसेंटेज एरर इन D, बिल्कुल सर आपने सब कुछ लिख दिया। 1% इंटू आपको 3 दिख रहा है, तो 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2%, 2 इंटू 2% प्लस साथ में कुछ भी नहीं है, मतलब ये नॉर्मली है, और हमें परसेंट कितना दे रखा है 3%, प्लस में परसेंटेज एरर इन डी कितना है सर 4%। तो ये सर अपने पास 3 इंटू 1 यानी कि 3 आ गया, प्लस में 2 इंटू 2 4 आ गया, तो 3 प्लस 4 7 प्लस 3 और है अपने पास, और ये 4 और है, मतलब अपने पास सर 14% परसेंटेज एरर आया है किसके अंदर, एक क्वांटिटी अपने को जो P दे रखी है उसके अंदर। हमने आपको 3-4 PYQ करा दिए, ठीक है, एक स्टार्टिंग में कराया था, तो 5 से मैंने आपको क्वेश्चन कर दिए ठीक ठाक अच्छे से, और ऐसे ही आते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज नीट के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर वाले टॉपिक से, और बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं इस टॉपिक से जो कि आज मैं आपको नहीं करा पाऊंगा। इस पूरे चैप्टर, ये जो चैप्टर पूरा हो जाएगा तब एक डेडिकेटेड PYQ का वीडियो आएगा इसका, ठीक है, सारे PYQ मैं आपको वहीं पर कवर करा दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहो।